टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 एसएसटी की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये। यहाँ हम अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में रिसोर्सेज होती क्या है और कितनी ज़्यादा आज के समय पे ज़रूरत है कि हम अपनी रिसोर्सेज को बचाना शुरू करें, उन्हें सेव करना शुरू करें। अब रिसोर्स क्या होती है, सबसे पहले हम लोग आपस में समझ लेते हैं। जो भी चीज़ हमारा काम की होती है, ठीक है, जो भी हमारे नीड को, हमारे वांट को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि गाइस आपको प्यास लग रही है, आपने जो है पानी निकाला और पानी पी लिया। पानी क्या है भाई? पानी रिसोर्स है, ठीक है। अब आपके पास सुंदर सा घर है अपना रहने के लिए, घर क्या है? आपका रिसोर्स है, ठीक है। आप जो है खेती करते हो, ठीक है, फार्मर्स खेती करते हैं, आपके लिए सब्जियां वो उगाते हैं, तो वो सब्जी किस पे उग रही है? उस लैंड पे उग रही है ना, जो जमीन है उस पे उग रही है। तो जमीन भी एक टाइप की रिसोर्स है। तो जो भी चीज हमारी दुनिया के अंदर हमारी किसी ना किसी नीड को, हमारी जो नेसेसिटीज होती हैं उनको फुलफिल करता है, उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन एक रिसोर्स है, ठीक है। तुम्हें अगर अब किसी अपने दोस्त से बात करनी है, घर में बात करनी है, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन एक रिसोर्स है। तुम कॉल करते हो, हेलो हेलो, बात हो गई आपकी, ठीक है। जब सर्दियाँ आती है तो हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? स्वेटर लेते हैं। तो स्वेटर क्या है? स्वेटर एक रिसोर्स है। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, हम उसको रिसोर्स कह देते हैं, ठीक है। तो ये तो बचपन वाली डेफिनेशन थी। बचपन में हम रिसोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे एंड कर देते थे, इतनी बात होगी। बट अब हम बड़े बच्चे हो गए, वी आर इन क्लास 10 नाउ, तो अब हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि हाँ भाई, हर एक चीज को आप रिसोर्स नहीं कह सकते हो। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जब वो फुलफिल हो रहे हो, कुछ 3 कंडीशंस होती है, जब वो 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तब हम एक पर्टिकुलर चीज को एक रिसोर्स कहते हैं। और वो 3 कंडीशन क्या होती है? जैसे कि पहले वाली डेफिनेशन सबकी सेम रहेगी, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये। अब देख लो, अब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, हर एक में मैं आपको बोलूंगी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो उसको लिख लेना, क्योंकि वो डेफिनेटली आ रहा होगा कहीं ना कहीं और आपको वहां पे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज अ रिसोर्स। ये एग्जाम में हर तरीके से पूछा जाएगा। तो रिसोर्स क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, हमारी दुनिया में तरह तरह की चीज़ों में से, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। बट इसमें 3 चीज़ और ऐड होती है, दैट वो जो चीज़ है, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको एक्सेस करने की। इट शुड बी इकोनॉमिकली फीसेबल, यानी कि किफ़ायती होना चाहिए वो, ऐसा ना हो हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाए और जो रिसोर्स हम निकाले वो बहुत ही कम दाम के हो, तो मतलब कि हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ उसको जो है एक्सट्रैक्ट करके। एंड थर्ड, कल्चर एक्सेप्ट करे उसे, यानी कि सोसाइटी को उससे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल से आपको बोलूं, देखो कोल क्या है? कोल एक रिसोर्स है ना, कोल, कोयला, ठीक है। आप इसको घर में जला के चूल्हा भी जला सकते हो, रोटी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कोल से जो है टरबाइंस वगैरह रन होकर इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। कोल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हम सबको पता है। तो मैं आपको कह रही हूँ कि भैया एक ये जो है एक लैंड है, कहाँ पे है? यहाँ पे ना आसपास में लोगों के घर बने हुए हैं, लोगों के घर बने हुए हैं। बट पता चला हमें कि ये एक पार्क है, इस पार्क के नीचे ना लोगों जो बहुत सारा कोयला है, बहुत सारा कोयला है इस पार्क के नीचे, ठीक है। फिर जब वहाँ पे टीम गई, उन्होंने पता लगाया कि भैया 10-15 हज़ार रुपए तक की अमाउंट का कोयला इसके नीचे। कितना का है? मैंने बहुत हाइपोथेटिकल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल जिसे आप समझो। मैं क्या कह रही हूँ, एक पार्क मिला है हमारे को भैया हमारे मोहल्ले के अंदर, उस पार्क के नीचे 10,000 रुपये का कोयला है, ठीक है। तो आप लोगों ने सोचा चलो भाई इस कोयले को निकलवाते हैं हम, रिसोर्स बन जाएगी हमारी। फिर हमने बोला ये टीम, हम जो टेक्नोलॉजी, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है ना, माइनिंग करनी तो हम लोगों को आती है कि हम कोयला निकाल ले। तो आपने टेक्नोलॉजी वालों को बुलाया कि भाई माइनिंग वालों को कितना पैसा लगेगा? उन्होंने कहा भाई 10-15 हज़ार रुपये का ये कोयला निकालने में आपके 20-25 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। तो आप कहोगे अरे भैया 20-25 हज़ार हम खर्च करें, कोयला इतना सस्ता निकल रहा है, तो क्या फ़ायदा है? नहीं ना। तो बेसिकली क्या है, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, वो आपको फ़ायदा भी देना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो उसे निकलवा के। और तीसरा, अब जब आप पार्क में अगर खुदाई करने चले जाओगे, जहाँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे खेलते हैं, तो आस पड़ोसी मना नहीं करेंगे कि भाई हमारे कॉलोनी के पार्क को क्यों ख़राब कर रहे हो आप, और कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा यहाँ पे माइनिंग होगी। तो वो सोसाइटी को भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसीलिए किसी एक चीज़ को रिसोर्स बनने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहला, उसे निकालने की टेक्नोलॉजी हो, जैसे कोयला निकालना है तो माइनिंग तो है हमारे पास, माइनिंग करना हमें आता है। सेकेंड, जो वो इकोनॉमिकली फीसेबल होना चाहिए, कि ऐसा ना हो 5,000 का कोयला निकालने के लिए तुमने अपनी जेब से 25-30 हज़ार रुपये खर्च कर दिए, तो वो इकोनॉमिकली फीसेबल नहीं है, वो किफ़ायती नहीं है, तुम्हें नुकसान ही हो रहा है, तो तुम उस रिसोर्स को वैसे ही पड़ा रहने दो नीचे, ठीक है पार्क के नीचे कोयला रहने दो वहाँ पे। थर्ड क्या है, अगर चलो मैं कह रही हूँ नहीं भैया 1 करोड़ का कोयला है, नीचे तुम्हारे 10,000 लगेंगे, 1 करोड़ का कोयला निकल जाएगा। तीसरे फिर आ जाएंगे वो लोग, आपकी सोसाइटी थोड़ी एक्सेप्ट करेगी उस चीज़ को कि भाई बच्चों का पार्क खराब हो रहा है। और अगर मैं कह रही हूँ, इमेजिन करो कि उसके ऊपर एक कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे जो है, या फिर उसके ऊपर एक स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, तो
वो चीज़ जो है सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि नहीं, वहाँ पे हम क्यों उस चीज़ को जो है ख़राब करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी रिसोर्स तब बनती है जब उसकी टेक्नोलॉजी एक्सेस करने की इकोनॉमिकली फीसिबल और कल्चर उसे एक्सेप्ट करे। सेम अब अगर आप ले लो, एक बच्चा रहता है, एक बच्चा है वाई है उसका नाम, ठीक है, उसके घर से 100-200 किलोमीटर दूर एक नदी बह रही है, बट उसके घर में पानी नहीं आता, उसके घर में टैप वाटर नहीं आता, ठीक है, उसके घर में टूटी ही नहीं है। तो क्या वो 100-200 किलोमीटर दूर वाली नदी उसके लिए रिसोर्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया वो रोज़ इतनी दूर थोड़ी जाएगा पानी लेने के लिए अपना। जब गवर्नमेंट फैसिलिटी लगाएगी, हमारे पे टेक्नोलॉजी है टैप वाटर लगा के, पाइपलाइंस लगा के घर तक पानी पहुंचाने की, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लगाएगी, तब उसके घर में पानी पहुंचेगा, तब वो नदी का पानी उसके लिए रिसोर्स बनेगा, ठीक है। तो ये कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनेगी? जब वो टेक्नोलॉजी हो हमारे पास उसे निकालने की। अभी आपको पता है स्पेस में, हमारे स्पेस में इतने ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। हमारा जो स्पेस है, आउटर स्पेस, उनमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, अगर आप मून पे भी जाओ, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं, बट हमारे पे टेक्नोलॉजी थोड़ी है वहाँ से यहाँ तक लेकर आने की। तो देयर आर मेनी थिंग्स जिनको हम रिसोर्स कह सकते हैं, बट वो रिसोर्स फाइनली अब एंड करूँगी इस बात को तभी बनेंगी जब हमारे पे टेक्नोलॉजी होने निकालने की, टेक्नोलॉजी होने के बाद वो इकोनॉमिकली फीसेबल हो, ऐसा ना हो तो हमारा ज़्यादा खर्च हो जाए और रिसोर्स की इतनी वैल्यू ना हो। एंड थर्ड, सोसाइटी को कोई जो है आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जब कल्चर एक्सेप्ट करेगा तभी वो एक रिसोर्स बनेगी। फाइनली ये हो गया आप लोगों का रिसोर्स। तो बचपन में तो हम यही कहते थे जो भी चीज़ हमारी नीड सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स है। अब आप ये भी कहोगे कि वो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीसेबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तब हम उसे रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। अब जो है रिसोर्स बनती कैसे हैं आखिर में, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिसोर्सेज बनती कैसे हैं। एक्चुअली में रिसोर्स, जैसे कि एक मैं कह रही हूँ ये पेड़ है, तुम्हें चाहिए चेयर बैठने के लिए, तो भाई आप ऐसा थोड़ी है कि अपने आप चेयर बन जाएगी, नहीं, आप जाओगे, ठीक है, वो पेड़ को कट करा जाएगा, फिर उसकी लकड़ी को यूज़ करा जाएगा, फिर कारपेंटर आएंगे और वो आपके लिए चेयर बना के आपको दे देंगे। तो एक प्रोसेस हुआ ना। तो इसी प्रोसेस को अभी हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी चीज़ जो नेचर में है वो अपने आप रिसोर्स नहीं बन जाती, उसमें ह्यूमंस का भी हाथ होता है और ह्यूमंस की बनाई हुई टेक्नोलॉजी का भी हाथ होता है, ठीक है। तो द प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म इन्वायरमेंटल थिंग्स इनटू वैल्यूएबल रिसोर्स रिक्वायर 3 एलिमेंट, ठीक है। हमारी दुनिया में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं जिनको हम, नेचर की चीज़ें हैं जिनको हम रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसे ही नहीं होती वो। ये ट्रायंगल वाला डायग्राम आप अपने दिमाग में याद रखो। किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाने के लिए 3 चीज़ों का इंटर कनेक्शन होता है। 3 चीज़ों के बीच में जो है, ऐसे आप कह सकते हो कि एक तरीके की तालमेल होती है, तब जाके जो है वो हमारे लिए रिसोर्स बनती है। पहला, नेचर, फिजिकल इन्वायरमेंट। भाई पेड़ होंगे, लकड़ी होगी, तभी तो चेयर के लिए जो है लकड़ी आएगी, वो नहीं होगी तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब हमारे पे पेड़ भी है बट टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें पता नहीं कि कैसे बनाना, कैसे बन जाएगी चेयर, उससे कैसे कट करे, तो तब तक भी फ़ायदे बने। अब हमें पता है कि ठीक है वी कैन कट इट एंड वी कैन मेक अ चेयर, ठीक है। तो फिर हमारे पास सही टेक्नोलॉजी भी है। एंड देन ये काम करेगा कौन? ये काम करता है ह्यूमन बीइंग। कि ह्यूमन जाएगा, अब कैट और डॉग थोड़ी जाएंगे भैया कि चेयर बना के लाने, नहीं, ह्यूमन गए पेड़ के पास, पेड़ को कट करा और उससे चेयर बनाई, उससे चेयर के लिए लकड़ी ली, उससे घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी लेके गए, एंड देन उससे एक इंस्टीट्यूशन बनाया। यहाँ इंस्टीट्यूशन से मतलब है फाइनली अपनी रिसोर्स बनाई। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, 3 चीज़ों के बीच में तालमेल बैठता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो नेचर की चीज़ों को यूज़ करके टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है अपने लिए कुछ यूज़फुल चीज़ें बनाते हैं जिनको हम यहाँ इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, और इसी से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, फार्मर्स खेती कर रहे हैं, ठीक है, खेती का हो रही है लैंड पे हो रही है जो एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। खेती करने के लिए जो सीड वगैरह यूज़ करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है, वो सब उनको आती है, ठीक है। एंड फार्मर कौन है? खुद एक ह्यूमन बींग है। तो ह्यूमन बींग नेचर को टेक्नोलॉजी की मदद से वो एक फ्रूटफुल प्रोडक्ट हमारे लिए बनाते हैं, सब्जियां, फल जो हम खाते हैं, और फिर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है और हम वो हमारी इकोनॉमी को भी डेवलप करता है। तो ये डायग्राम आप अपने दिमाग में याद रखना, और ये चीज़ याद रखना कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो है, जैसे समुद्र का पानी हो गया, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, ये रिसोर्स तब बनते हैं जब हम ह्यूमन बींग्स जाते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से उनको फाइनली एक रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे बिना भी जो है ये साइकिल पूरी नहीं होगी, और अगर नेचर ही को ही नहीं हम छोड़ेंगे, जैसे हम सारे पेड़ ही काट डालेंगे, तो फिर कल को क्या होगा? तो इसलिए तीनों चीज़ बराबरी पे इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म इन्वायरमेंटल थिंग्स इनटू वैल्यूएबल रिसोर्स रिक्वायर्स इंटरैक्शन बिटवीन 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स कौन से? नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। तो भाई ह्यूमन बींग्स ही हैं, हम ही हैं सबसे बड़े जिनकी वजह से रिसोर्सेज बन पाती है। और दूसरा सबसे बड़ा क्या है कि भाई इन्वायरमेंट में बची होगी चीज़ें तभी बनाएंगे। थर्ड, हमारे पे टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है।
अब फाइनली देखो क्या होने लग गया। शुरू में ना लोग सोचते थे कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है नेचर की, भाई रिसोर्सेज है, भाई पेड़ है कट कर दो बना लो, ठीक है, पानी है जितना मर्जी यूज़ करते रहो। बट धीरे धीरे फिर लोगों को समझ में आया नहीं भैया, ह्यूमन बींग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। वो मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे कि वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं, अलग अलग चीज़ों से हम अगर रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो हम ह्यूमन बींग्स, हमारा भी इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में। तभी ह्यूमन बींग्स को भी आपको पता है एक रिसोर्स कहा जाता है। आप अभी ज्योग्राफी में आगे चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन रिसोर्स, हम लोग भी एक रिसोर्स हैं, ठीक है। तो विद दिस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अपने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम बस सिंपली जो हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है उनको जो है डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे उनका क्लासिफिकेशन। तो एक रिसोर्स को सबसे पहले हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो कहाँ से आ रही है, वो नॉन लिविंग थिंग से आ रही है, वो लिविंग थिंग से आ रही है। उस ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं एबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो बायोटिक रिसोर्सेज कौन सी होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रही होती है। जैसे पेड़ क्या है, पेड़ एक बायोटिक रिसोर्स है। प्लांट्स, क्रॉप्स जो हम खाते हैं पर जिस पे वो उग रही हैं, ठीक है, फल सब्जी आपके, वो क्या है, वो बायोटिक रिसोर्स है। पानी जो हो गया वो एबायोटिक होगा क्योंकि वो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो बायोटिक रिसोर्सेज कौन सी हो गई, जो भी हमारी इन्वायरमेंट की चीज़ें जो है हमारी लिए रिसोर्स है बट वो लिविंग है, उनको हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्स। आप ये वाला डायग्राम देख के समझ जाओ, ठीक है। और एबायोटिक जैसे सन हो गया, मिनरल्स, कोयला निकल रहा है, कोयला क्या है, दे तो हमें वो नेचर ही रहा है ना, तो उसका ओरिजिन तो नेचर से, बट इट इज़ एबायोटिक रिसोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो मिल रही है वो बायोटिक रिसोर्सेज, जो नॉन लिविंग से आ रही है जैसे पानी हो गया, सनलाइट हो गया, लैंड हो गया, सॉइल हो गया, ये भी रिसोर्सेज है बट दीज आर नॉन लिविंग रिसोर्सेज, तो इनको हम कहते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं रिसोर्सेज का इस पैरामीटर पे कि कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम लगातार यूज़ करते रहेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगी, और कौन सी ऐसी है जो ख़त्म नहीं होंगी, वो रिचार्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो कौन सी ख़त्म होने वाली है वो हमें बहुत अच्छे से पता है, ये कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स, ये ऐसे रिसोर्सेज है अगर हम इन्हें दिन पर दिन यूज़ करते जा रहे हैं तो ये कल को ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इनके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारा समय लगता है, कोल बनने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉसिबिलिटी दो होती हैं, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बार मैं हिंदी में बता देती हूँ आपको, वैसे ये आपको टॉपिक शॉर्ट में ही पढ़ना है एग्जाम के लिए। रेन्यूएबल मतलब जो दोबारा जिंदा हो सकती है, जो दोबारा रिचार्ज हो जाएंगी, ठीक है, जो दोबारा रिचार्ज हो सकती हैं। और नॉन रेन्यूएबल जो दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकती। तो रेन्यूएबल में कौन कौन सी आती हैं आप लोगों की, रेन्यूएबल में हो जाएगी विंड, विंड है, हवा है, चलती रहेगी, तो तभी तो कहते हैं कि विंड इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी चाहिए। वाटर हो गया आपका, पता है आपको जो वाटर है ना, वाटर भी एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। अगर हम पानी को ओवर यूज़ नहीं करेंगे ना, पानी को अगर हम तरीके से यूज़ करेंगे तो पानी भी रिचार्ज होता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा है, वो पूरा जो वाटर साइकिल होती है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। तो पानी भी एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, बट हम इतना उसे ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं कि आजकल हम उसे नॉन रेन्यूएबल की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं कि भाई पानी खत्म हो जाएगा, वरना भगवान जी ने तो हमें पानी रेन्यूएबल रिसोर्स में ही दिया है। नॉन रेन्यूएबल में क्या क्या दिया है हमारे को, कोल हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, ये हो गए नॉन रेन्यूएबल, यानी कि जो एक बार ये खत्म होगा तो फिर तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, तुम नहीं होगे उन्हें दोबारा यूज़ करने के लिए। और जो है रेन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, या आप इस डायग्राम में देख लो। तो रेन्यूएबल में सोलर एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर एनर्जी हो गई, बायोगैस, ये सबसे आप ये रेन्यूएबल हो गया। और नॉन रेन्यूएबल में क्या आता है, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि उस रिसोर्स का ओनर कौन है। कोई कोई रिसोर्स होती है इंडिविजुअल ओनरशिप, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा है, कोई और टच कर दे पहले ताले लगा रखे है तुमने, इंडिविजुअल रिसोर्स। दूसरी होती है कम्युनिटी की रिसोर्स, कॉलोनी का पार्क सब बच्चों का है, कोई ये नहीं कह सकता भाई तू यहाँ मत बैठी हो। हाँ वैसे करते हैं छोटे बच्चे ऐसे कि ये हमारा इलाका है, बट नहीं, वो कम्युनिटी की रिसोर्स है। कॉलोनी का पार्क किसी का एक अकेले का हक नहीं है उस पर, ठीक है। देन नेशनल रिसोर्सेज, जैसे हमारे नेशनल हाईवेज हैं, एंड देयर आर मेनी, हमारे नेशन की अपनी अपनी रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है। देन कुछ इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी होती है, जैसे कि जो है आप मान लो कि एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका एक ग्लोबल कॉमन है, आगे आप पढ़ोगे क्लास 12 में आओगे तो, यानी कि एंटार्क्टिका जो है वो बहुत सारे देशों जो है वहाँ पे जाके रिसर्च कर सकते हैं हम सबका है, वो आउटर स्पेस इंटरनेशनल रिसोर्स है। ऐसा कोई एक कंट्री नहीं कह सकती कि भाई स्पेस मेरा, नहीं भैया, पूरे दुनिया में बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, सभी को हक है वो जाके देखो स्पेस मिशन लॉन्च करते हैं, जैसे हमने भी करा, ठीक है। तो आउटर स्पेस आप मान लो इंटरनेशनल रिसोर्स है। नेशनल रिसोर्सेज में आप हमारा कोई डैम कंसिडर कर सकते हो, नेशनल हो गया। कम्युनिटी में पार्क, कॉलोनी का मान लो कम्युनिटी सेंटर
सेंटर मान लो, और इंडिविजुअल में तुम्हारा मोबाइल, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि वो रिसोर्स कितनी डेवलप्ड है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब वो रिसोर्स जो बहुत सारी मिल रही है, अबंडेंस में है, दुनिया में बहुत मात्रा में ये रिसोर्स है, बट अभी तक हमने इन्हें यूज़ नहीं करा है। इनमें पोटेंशियल है कि हमारा काम आ सकती हैं, बट अभी हमने इन्हें यूज़ नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी करते हैं हम, ये मत सोचना नहीं करते हैं, बट उस लेवल पे अभी हम सोलर और विंड एनर्जी को यूज़ नहीं करें। अगर हमने उस लेवल पे सोलर और विंड एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर दिया जिस लेवल पे अभी हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी कि जो पूरी तरीके से हम सर्वे कर चुके हैं और उन्हें आज के समय पे हम यूटिलाइज़ करें, जैसे कि कोल। हम कोल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और भी वेरियस पर्पसेस में, तो कोल हम यूज़ कर रहे हैं, कोल एक डेवलप्ड रिसोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टॉक रिसोर्स, ठीक है। अब स्टॉक रिसोर्स कौन सी होती है? रिसोर्स जो एग्जिस्ट करती हैं, हमें पता है हाँ ये हमारे काम की तो हैं, बट हम उन्हें रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास सही टेक्नोलॉजी नहीं है उनको यूज़ करने की, तो वो होती है हमारी स्टॉक वाली रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें हमें बता रखा है एग्जांपल H2O का, ठीक है। अब हम जो है हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें से हम पानी में से हाइड्रोजन अलग यूज़ कर लें और ऑक्सीजन अलग निकाल के यूज़ कर ले। अगर हमारे पे सही टेक्नोलॉजी हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम पानी से ऑक्सीजन अलग कर ले और हाइड्रोजन अलग कर ले। हमारे पे टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये हमारी स्टॉक रिसोर्स है। एंड फाइनली आता है आपका रिजर्व रिसोर्सेज, यानी कि ये वो रिसोर्सेज है जो हमें पता है हमारे काम में आ सकती हैं, हमारे पे टेक्नोलॉजी भी है उनको यूज़ करने की, बट अभी हमने उन्हें रिजर्व में रखा है कि भाई कल को जब काम आएंगी ना तब इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आप पैसे रखते हो बैंक में अपने घर में अलग जगह पे कि भाई कल को यूज़ करूँगा, ये रिजर्व चल रहा है मेरा, ठीक है। तो विद दिस ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया है। क्लासिफिकेशन क्या क्या था? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे, बायोटिक लिविंग वालों से, एबायोटिक नॉन लिविंग वालों से, फिर एग्जॉस्टेबल नॉन एग्जॉस्टेबल, या फिर रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल, फिर पढ़ा कम्युनिटी पर्सनल रिसोर्स हो गई आपकी, इंटरनेशनल नेशनल रिसोर्स, और फिर आपने उसके ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेवलपमेंट की कितना डेवलप हो चुकी हैं वो। बस गाइस, अब आते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। और क्या आजकल दिक्कत चल रही है इन रिसोर्सेज को लेकर? तो भाई देखो, मेन प्रॉब्लम ये है कि हम ह्यूमन बींग्स ने क्या शुरू कर दिया है, हमने रिसोर्सेज को ना फ्री में समझ लिया कि भाई ये इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट का काम है हमारे को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। पानी है जितना मर्जी यूज़ करते हो, कोल है जितना मर्जी यूज़ करते रहो। इनिशियली हम लोगों ने यही करना शुरू कर दिया, ओवर यूज़ हम लोगों ने रिसोर्स का करना शुरू कर दिया, और जब हमने ओवर यूज़ करा रिसोर्सेज को तो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई। कौन सी प्रॉब्लम आई? सबसे पहले डिप्लीशन होने लगी रिसोर्स। आजकल आप सुनते हो भाई 3rd वर्ल्ड वॉर पानी की वजह से हो सकता है, कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी नहीं आता है, पानी का डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होने लग गई, ठीक है। तो जब हमने रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करा तो पहला प्रॉब्लम क्या चल रहा है आज के, और सिर्फ पानी के लिए नहीं, सभी रिसोर्सेज के लिए बहुत प्रॉब्लम चल रही है दुनिया में। रिसोर्सेज डिप्लीट होती जा रही हैं। और क्यों हो रही हैं? ऐसा नहीं है भगवान जी ने हमें कम दिए हैं, वो नहीं, हमें बहुत दिए हैं, बट हम ग्रीडी हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, इसीलिए रिसोर्सेज क्या होती जा रही हैं, डिप्लीट हो रही हैं हमारे ग्रिड की वजह से। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है रिसोर्सेज को लेकर? कोई जगह ऐसी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज हैं बट फिर भी अमीरी गरीबी के फ़र्क की वजह से, कि अमीरों को तो वो रिसोर्स बहुत आराम से मिल रही है, गरीब बेचारे हैव नॉट्स बन चुके हैं, क्यों? उनके पास वो है ही नहीं। जैसे आप मानो पानी को लेकर कुछ बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए वाटर पार्क खुले हुए हैं जिसपे पैसा, वो पार्कों में जाके पानियों को यूज़ करें, और कहाँ वो बेचारे पास में ही एक बस्ती होगी जहाँ पे लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है, नहाने तक का पानी नहीं मिल रहा है। तो एक जगह पे तो पानी को ऐसे यूटिलाइज करा जा रहा है, एक जगह पे हाथ धोने तक का पानी नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? ये डिवीजन हो रखा है ऐसा सोसाइटी में। रिसोर्सेज जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है रिसोर्सेज के साथ? एक तो डिक्रीज हो रही है ही, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी को बहुत ज़्यादा मिल गई है, किसी के पास है ही नहीं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है रिसोर्सेज को लेकर? कि हम रिसोर्सेज को ओवर यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, और उससे हमारे इन्वायरमेंट पे भी गलत असर पड़ रहा है। जैसे हम इतना कोल बर्न करते हैं तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और हम लोग जिस तरीके से अलग अलग रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं हम लैंड पॉल्यूट कर रहे हैं, कहीं हम सॉइल पॉल्यूट कर रहे हैं, कहीं हम एयर पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है हमने इंडस्ट्री लगाई तो सिर्फ हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारे बहुत एक्सट्रीम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से
एयर भी तो ख़राब हो रही है, पानी भी तो ख़राब हो रहा है। तो भाई रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करने से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। तो भाई अब क्या किया जाए? तो भाई बहुत समय तक इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करा गया कि भाई कल को तो आने वाली जनरेशन को कोल नहीं मिलेगा, कल को आने वाली जनरेशन के पास सही अच्छी क्वालिटी की एयर नहीं होगी जिसमें वो सांस ले पाए। तो क्या करा जाए आगे वाली जनरेशन के लिए? हमें तो सोचना पड़ेगा ना। तो फिर बहुत सारे लोगों ने मिलकर सोचा कि हम ना फॉलो करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, अब फिर पढ़ोगे, पता है 12th तक पढ़ते रहोगे, आप आगे भी पढ़ोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे आजकल की सोसाइटी के लिए कि हमें इसे समझ जाए। ठीक है, तो जब समझ में आया हम लोगों को कि जो ये रिसोर्सेज है ये फ्री फंड की नहीं है, इन्हें तरीके से यूज़ करना पड़ेगा जिससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो, जिन गरीबों तक ये पहुँच नहीं रही है उन तक ये पहुँचे, और जो है ये डिप्लीट ना हो, इन्हें रिचार्ज होने का टाइम मिले। तो हम लोगों ने सोचा कि हम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? बस एक बार मुझे इसकी डेफिनेशन बता दो कमेंट सेक्शन में, याद ही होगी तुम लोगों को, 6-7 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिंदी में मतलब क्या है कि हम डेवलपमेंट करें। ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ इंडस्ट्री लगानी बंद कर दें, अपने यहाँ जो है डेवलपमेंट करना बंद नहीं। वो कह रहे हैं आप डेवलपमेंट करो, आप कोल यूज़ करो, आप पेट्रोल यूज़ करो, आप पानी यूज़ करो, आप डेवलपमेंट करो, बट ऐसा डेवलपमेंट मत करो कि जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड सैक्रिफाइस हो जाए। ऐसा हो कि तुम इतना पानी यूज़ कर लो कि कल को तुम्हारे पर पोते पोतों को पानी ही ना मिले, अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले सांस लेने के लिए, उन्हें पेट्रोल ही ना मिले स्कूटी चलाने के लिए। तो हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या समझाया गया? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट करो बट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, उसमें एनवायरमेंट को नुकसान मत पहुंचाओ। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, जो आप आज डेवलपमेंट कर रहे हो, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ऐसा ना हो आज आपकी डेवलपमेंट की वजह से फ्यूचर जनरेशन, हमारे पोते पर पोते, हमारे आने वाली पीढ़ी की नीड्स सेक्रीफाइस हो जाए कि उन्हें तो हवा ही ना मिले सांस लेने के लिए ढंग की, उन्हें पानी ही ना नसीब हो सही सा। ऐसा नहीं करना है। तो आगे की जनरेशन की भी सोच के चलनी है, एनवायरनमेंट की भी सोच के करनी है, उसके साथ में वैसे प्लान्स बनाओ, वैसे डेवलपमेंट करनी है। अब वैसी डेवलपमेंट कैसे होगी? तो भाई बड़े बड़े लोग रियो दे जेनेरियो में मिले और उन्होंने कंडक्ट करी अर्थ समिट, सोचने के लिए कि भाई क्या किया जाए जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो ये आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में बताओ। ठीक है, तो जून 1992 में बहुत सारी कंट्रियों के जो लीडर्स थे मिले, ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के लीडर मिले। कहाँ पे? रियो दे जेनेरियो में, ब्राज़ील में। ठीक है, मीटिंग करी उन्होंने, उनकी इस मीटिंग को बोला गया अर्थ समिट। ठीक है, अब इस मीटिंग में इन्होंने डिस्कस करा कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए और किस तरीके से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए कि पूरी दुनिया से गरीबी हटे और पूरी दुनिया में डिफरेंसेस जो होते हैं ना, ये कि भाई अमीरों को तो बहुत कुछ मिल रहा है, गरीब गरीबी में रह रहे हैं, ये सब चीज़ें हटे दुनिया में से। तो अर्थ समिट में बहुत सारी बातों को डिस्कस करा गया। ठीक है, एंड फाइनली जो अर्थ समिट थी उसमें इन्होंने एक कन्वेंशन पास करा। जैसे अभी आपने G20 जब हमारे कंट्री में हुई, इंडिया में हुई G20, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि उसका एक डिक्लेरेशन पास हुआ था दैट व्हाट वाज डिसाइडेड इन दैट पर्टिकुलर समिट, उसमें क्या क्या डिसाइड हुआ। तो वैसे ही जब ये अर्थ समिट हुई थी तो कुछ चीज़ों को फैसला लिया गया था। वो फैसला क्या लिया गया था कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बनाए जाएंगे, यानी कि पूरी दुनिया की जो जो कंट्री अर्थ समिट में गई है उन्हें ये कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एंड उन्होंने अडॉप्ट करा एक एजेंडा 21। ठीक है, कि एक मीटिंग करी, पता चल गया भाई अर्थ को बचाना है, तो उस अर्थ समिट में डिसाइड करा बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लीडर्स ने कि हम एजेंडा 21 आगे से फॉलो करेंगे और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी शुरू करेंगे 21st सेंचुरी में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है तुम्हें पता है? फ्यूचर जनरेशन की नीड सैक्रिफाइस नहीं करनी, एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट करना है। तो ये दो चीज़ें जो हैं रियो दे जेनेरियो की अर्थ समिट में जो है डिस्कस करी गई थी और उनमें मान्य करा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दैट क्या रिजल्ट हुआ था अर्थ समिट का, रियो दे जेनेरियो वाली। तो उसके दो रिजल्ट हुए थे, पहला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी जाएगी और दूसरा एजेंडा 21 अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, अब ये एजेंडा 21 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हम पढ़ चुके, तो मैं आपको बताती हूँ अब ये एजेंडा 21 क्या है। ठीक है, तो लेट्स सी, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इट इज़ अ डिक्लेरेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप मान सकते हो, ये साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। बहुत सारे लीडर्स ने इसको साइन करा था। ठीक है, कहाँ पे? रियो दे जेनेरियो, ब्राज़ील में। ठीक है, अब उन्होंने साइन करके ना उन कुछ बातें थी उनसे साइन कराया गया था। हाँ, कैसे करोगे? जैसे आप लोग अपने घर वालों से साइन करवा लो कि अच्छा मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो मुझे ये मोबाइल चाहिए, इतने अच्छे नंबर लेकर आऊँगा तो आई वांट दिस, और भैया साइन करा लो, डिक्लेरेशन बनवा लो अपना। ठीक है, वो भी तुम आज डिक्लेरेशन बनवाई, इतनी देर फ़ोन यूज़ करोगे, इतनी देर पढ़ना है,
ऐसा आप मान लो। तो वैसे ही हमने अपनी अर्थ को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, और उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस क्या क्या थी। पहला, सबसे पहले हमने सोचा कि एजेंडा 21 में कि हम लोग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, कि सिर्फ एक कंट्री अपने यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेगी, पूरी दुनिया की हर कंट्री को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स का भी ध्यान रखे। सेकंड, ये जो एजेंडा बनाया गया था ये एनवायरनमेंट को जितना डैमेज हो रहा है उसको कम्बैट मतलब क्या, उसको कम करेगा, पॉवर्टी हटाने की कोशिश करेगा, डिजीजेस से लड़ने की कोशिश करेगा। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी दुनिया में तो सब एक दूसरे की मदद करेंगे। और जो सबसे बड़ा मेजर ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का, कि लोकल लेवल पे भी एजेंडा 21 बनाया जाएगा। जैसे कि इंडिया है, इंडिया एजेंडा 21 वहाँ वाला तो फॉलो करेगी जो इंटरनेशनल चल रहा है, एक अपना लोकल एजेंडा 21 भी बनाए, उसमें कुछ बातें लिखे जिससे अर्थ को हम बचा पाएँ, जिससे सोसाइटी में भला हो, जिससे अमीरी गरीबी का फ़र्क हो, ख़त्म हो। वैसे अपने कुछ अपने लेवल पे प्रिंसिपल्स बनाओ अपने, और अपनी अपनी कंट्रियों का भी अलग एजेंडा 21 बना के फॉलो करो। और अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एजेंडा 21 बनाई इसलिए था जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे, ऐसी कुछ चीज़ें हम अडॉप्ट करें, ठीक है। तो दिस वॉज द सिंपल एजेंडा 21। चलो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रिसोर्स प्लानिंग। अब आप ना टाइम प्लानिंग करते हो अपने एग्ज़ाम से पहले, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भाई टाइम ज़्यादा नहीं बचा, प्लान करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वैसा ही कुछ होता है रिसोर्स प्लानिंग। आज के समय पे हमें इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर भी, और ये बहुत समय से होता रहा, हमें रिसोर्स को प्लान करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है अब रिसोर्स को प्लान करने की, पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया में भी इंपॉर्टेंट है। रीज़न हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज है ना गाइस, वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के अंदर, कि यूपी के, पंजाब में, केरला में, हर स्टेट के अंदर रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नहीं। कहीं पे कोई रिसोर्स ज़्यादा है तो कहीं पे कोई रिसोर्स ज़्यादा है, कहीं पे एक रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं मिल रही है तो दूसरी जगह पे वो रिसोर्स ढेरों मिल रही है। फॉर एग्जांपल आप मानो अगर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बहुत सारे मिनरल्स है और कोल डिपॉजिट है, बहुत अच्छे अच्छे कोयला वोयला सब मिलता है यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा पानी है, लैक ऑफ वाटर है, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रखा है, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे लोगों को जो है फैसिलिटीज़ इतनी नहीं मिल रखी है। राजस्थान में बहुत अच्छी सोलर और विंड एनर्जी है, ठीक है। अगर वहाँ पे सोलर पैनल्स बहुत लगाए जाए, विंड एनर्जी को यूज़ करा जाए तो बहुत फ़ायदा हो, बट वहाँ पे क्या नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वाटर स्कैर्सिटी है वहाँ पे, ठीक है। जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, यानी कि लद्दाख बहुत रिच है कल्चरल हेरिटेज में, बट लद्दाख में वाटर कम है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, और वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। तो रिसोर्सेज ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे नहीं है, कहीं पे कोयला बहुत ज़्यादा है तो उनके पास पानी ज़्यादा नहीं है, कहीं पे अगर जो है कोयला भी बहुत ज़्यादा है, पानी भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रखा है, यानी कि वो कैसे उसको डेवलप करे। तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे काम आता है हमारी गवर्नमेंट का कि वो हर स्टेट के अंदर रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराए उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। देयरफॉर जो रिसोर्सेज है उसकी प्लानिंग करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप जानते हैं हम किस तरीके से इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, ठीक है। तो जब भी इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की जाती है तो 3 स्टेप्स होते हैं, इसको इतना आपको घट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल समझ लो। रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हमारी पूरी कंट्री है, पहले पता लगाओ कहाँ पे क्या रिसोर्स मिल रही है, मैप लो, सर्वे करो कि अच्छा ये झारखंड में कोयला मिल रहा है, अच्छा इस वाली पर्टिकुलर स्टेट में पानी बहुत अच्छा है, अच्छा यहाँ पंजाब यूपी की मिट्टी बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत अच्छी खेती हो सकती है। तो सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करो कि क्या रिसोर्स कितनी मात्रा में कैसे है। सेकेंड होता है फिर प्लान बनाओ कि अच्छा भाई ठीक है, राजस्थान के अंदर तो बहुत सारा सन है, बहुत सारी विंड एनर्जी है, तो क्यों ना वहाँ पे पैनल्स लगाए जाए, क्यों ना वहाँ पे टरबाइंस लगाए जाए, वो टरबाइन नहीं कहेंगे, विंड मिल लगाए जाए, जिससे वो फैंस रन करें और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। तो फिर सेकंड चीज़ क्या ज़रूरत है, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर की, एक इंस्टीट्यूशन की जो सोचेगा कि अच्छा ठीक है ये रिसोर्स वहाँ पे है तो उसे यूज़ कैसे करा जाए। एंड थर्ड क्या होगा कि उस रिसोर्स को डेवलप जब आप कर रहे हो तो उसको नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ इंटरकनेक्ट करो, ठीक है। कि आपने राजस्थान में विंड और सोलर एनर्जी अगर आप डेवलप कर रहे हो तो उसको फिर आप नेशनल डेवलपमेंट से इंटरकनेक्ट करो कि वहाँ के फ़ायदे आप और जगहों तक पहुँचाओ। तो ये सब काम कौन करता है, ये सब काम हमारी गवर्नमेंट करती है, और आज से नहीं कर रही है, बहुत समय से कर रही हैं। जब से हमें आज़ादी मिली है
तब से स्टार्ट हो गए थे हमारी कंट्री में 5 ईयर प्लान्स, जिसमें हमने 5-5 साल का सोचा। सबसे पता आपको, पहले 5 साल प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस करा था, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, ठीक है। अब हमारे पास नीति आयोग है जो हमारे लिए रिसोर्स प्लानिंग करती है और इन सब चीज़ों की देखरेख करती है। तो इंडिया में हमें आज के समय में भी ज़रूरत है कि हम रिसोर्स को प्लान करें और जो है हर जगह पे अलग अलग रिसोर्सेज को पहुंचाएं, ठीक है। अब अनदर क्रूशियल रिस्पेक्ट क्या है इस रिसोर्स प्लानिंग की, ये समझो आप कि भाई खाली रिसोर्स होना मैटर नहीं करता है, रिसोर्स के लिए टेक्नोलॉजी होना भी मैटर करता है और उसका इंस्टीट्यूशन बना होना भी मैटर करता है, ठीक है। अब बहुत सारे एरियाज़ हैं हमारी कंट्री में ऐसे जिनके पास रिसोर्सेज हैं बट वो टेक्निकली बैकवर्ड चल रही हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये वाले एरियाज़ में अर्बनाइजेशन बहुत हो चुका है, यानी कि शहर है, इंडस्ट्री लगी हुई है, काफ़ी अच्छे खासे ये डेवलप हो चुके हैं। बट देयर आर सर्टेन एरियाज़, जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न साइड में चले जाएं, वहाँ पे भी काफ़ी रिसोर्सेज हैं बट वहाँ पे हम इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं अभी तक, ठीक है। वो क्यों नहीं कर पाए हम, तो हमारी गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वहाँ पे भी जाकर अलग अलग प्रोग्राम्स चलाएं और वहाँ पे भी हम लोग डेवलपमेंट करें। तो सिर्फ रिसोर्स होना मैटर नहीं करता है, साथ में टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन यानी कि गवर्नमेंट मान लो और लोगों की ज़रूरत है कि वो वहाँ जाके उस रिसोर्स को डेवलप करें। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, वो इंडिया आए और भी बहुत सारी कॉलोनीज़ में गए। कॉलोनीज़ में क्या था उस समय पे, बहुत सारी रिसोर्सेज थी, हमारे पे आज से रिसोर्स थोड़ी है, ब्रिटिशर्स के कॉलोनियलिज्म के ज़माने से हमारे पास रिसोर्सेज थी। वो जो कॉलोनी वाले थे, वो जो इंपीरियलिज्म कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन पे क्या था, उन पे टेक्नोलॉजी थी भैया, उन पे तो बोट शिप थी, आ गए समुद्र के रास्ते हमारे यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया, हमारे पे रूल, इन्हें टेक्नोलॉजी आती थी। रेलवेज़ जो है हमारी कंट्री में किसने बनवाई थी, इन्होंने बनवाई, हमारे ये ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। पोस्टेज सिस्टम इन्होंने हमारे यहाँ पर ये लेकर आए थे। तो भाई ये ब्रिटिशर्स का क्या था या कॉलोनीज़ बनाने वाले का क्या था कि कॉलोनीज़ में तो रिसोर्सेज थी, इन्हें पता चल गया, और ये कहाँ से आए, ये ब्रिटेन से आए, फ्रांस से, इनके पास टेक्नोलॉजी थी, तो इन्होंने हमारी अपनी टेक्नोलॉजी से हमारी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा। कितना नुकसान करा हमारा ब्रिटिशर्स ने, हमारी सारी रिसोर्सेज को इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया अपनी टेक्नोलॉजी से। तो इसलिए ये हमारे को पास एक्सपीरियंस है, हमें ये चीज़ की नॉलेज है कि सिर्फ रिसोर्स होने से कुछ नहीं है, साथ में टेक्नोलॉजी और प्रॉपर प्लानिंग, इंस्टीट्यूशन की भाई ये ऑफिसर्स हैं, ये ऑफिस है, ये डिपार्टमेंट है, ये वाला काम संभालेगा, पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर की और टेक्नोलॉजी होगी, तभी आप एक रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हो, वरना तो रिसोर्स ऐसी ही पड़ी रह जाएगी। ब्रिटिशर्स हमारे पे आके रूल क्यों कर पाए, क्योंकि इन्होंने हमारी रिसोर्सेज को पास एक्सप्लॉइट करने की इन पर टेक्नोलॉजी तब थी और इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो हमें अपने एक्सपीरियंस से पता है दैट टेक्नोलॉजी ऑल्सो मैटर्स, तो इसीलिए हम लोगों को टेक्नोलॉजी भी अपने डेवलप करनी पड़ेगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फिर हमारा चैप्टर में हम लैंड एंड सॉइल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब ऐसा तो नहीं है हमारे पे टेक्नोलॉजी है ही नहीं, बहुत सारी रिसोर्सेज ऐसी है जिन्हें हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं और इनफैक्ट उन्हें हमने ओवर यूटिलाइज़ कर लिया है। तो अब ज़माना ऐसा आ चुका है कि हम उन्हें कंजर्व करें, ठीक है। जो हमारा लैंड है, हम भाई अपने जो प्लेन हमें दे रखा था वहाँ पे तो घर वर बना ही चुके हैं, अब हम बेचारे जंगलों को भी जो है जा रहे हैं, उनको भी कट कर रहे हैं, जानवरों को भी तंग कर रहे हैं, वहाँ भी घर बना रहे हैं अपने, ठीक है। कितना कुछ हम जो है गलत कर रहे हैं आज के समय पे, हम मतलब एंटायर वर्ल्ड से मैं कह रही हूँ। तो इसलिए समय है कि हम कंजर्व करें रिसोर्सेज को बचाएं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ और आपकी बुक में नहीं लिखा है, बहुत बड़े बड़े लीडर जैसे महात्मा गांधी जी उस समय से कहते थे कि हमें रिसोर्सेज को बचाना शुरू करना चाहिए, हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। महात्मा गांधी जी की एक बहुत फेमस लाइन है, आपकी बुक में लिखी है, याद रखना, दैट देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज़ ग्रेट। कि भाई हमारे को ना नेचर ने हमारी नीड्स को, जो हमारी चाहते हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए इनफ चीज़ें दी है, बट हमारी लालच को, कि जो इतना लालच है कि एक गाड़ी हो गई तो 10 होनी चाहिए, 10 हो गई तुम्हारे पे तो भाई अब तो प्राइवेट जेट लेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। और अब अगर एक कपड़े आ गए तुम्हारे पास में तो 100 जैकेटें लेनी है, नेचर को भी तो नुकसान पहुंचता है उससे, ठीक है। इनफैक्ट जो हम ये डेली बेसिस पे इतने सारे शॉपिंग भी करते हैं ना, इतने सारे हमको कहीं ना कहीं उसका भी नेचर पे गलत इम्पैक्ट है। एक मोबाइल फ़ोन ले लिया तो उसको साल भर बाद बदल देंगे हम उसको साल भर से ऊपर यूज़ नहीं करेंगे, कितना उससे जो है जंग के खट बनता रहता है। तो देयर आर मेनी थिंग जो हम भी डेली बेसिस पे जिससे अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वही चीज़ वो कहते थे कि हमारे नीड के लिए तो सब कुछ है बट हमारी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमारी रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं अपनी 2 रिसोर्सेज को बहुत डिटेल में। चैप्टर में हम 2 रिसोर्सेज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पहला लैंड रिसोर्स और फिर दूसरा सॉइल एज अ रिसोर्स। लैंड कैसी रिसोर्स है भाई, ये हमारी ज़मीन जिस पे हम रह रहे हैं, ये रिसोर्स है
बट जो ज़मीन होती है वो सिर्फ ऐसा प्लेन नहीं होता है, 3 पार्ट्स में हम लैंड को डिवाइड करते हैं लैंड रिसोर्स को। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 3 टाइप्स में लैंड बटा हुआ है। पहला है प्लेन एरिया, ठीक है, जो प्लेन वाला इलाका होता है जहाँ पे बहुत अच्छे से खेती वगैरह हो जाती है, जहाँ पे इंडस्ट्री लगती है, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा का अगर आप रीजन लो तो यहाँ प्लेन इलाका है, प्लेन सड़कें हैं, प्लेन स्थल है, आप मानो ये कहेंगे ना प्लेन जगह है, वहाँ पे खेती हो जाती है, इंडस्ट्री बहुत लगती है। तो 43% प्लेन एरिया है इंडिया का। लिख लो, इसे एग्जाम में आएगा MCQ में कि 1 मार्कर में कैसे भी, ठीक है। माउंटेन एरिया हमारे पास है 30% माउंटेन्स है हमारे लिए। माउंटेन क्यों ज़रूरत है? माउंटेन्स रिवर के फ्लो में हेल्प करते हैं। रिवर बहती हुई प्लेन एरिया तक कैसे आती है जिससे खेती होती है? माउंटेन से बहती हुई आती है, ठीक है। माउंटेन्स टूरिज्म भी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम जाएं वहाँ, हिल स्टेशन, वी कैन रिलैक्स आवरसेल्फ, ठीक है। एंड 27% हमारे पास प्लेट्यू रीजन है गाइस। प्लेट्यू को ना आइलैंड मत समझना कि वो समुद्र के बीच में आइलैंड, नहीं, प्लेट्यू अलग होता है। प्लेट्यू क्या होता है कि एक जो लैंड है उससे आप मान लो कि थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ पीस, जैसे कि हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, और उसके नीचे होते हैं बहुत सारे मिनरल्स, जैसे कि इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ देखो आप मैप पे। इस छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में बहुत सारा कोयला है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिनरल्स है, आयरन ओर है, और भी बड़े सारे हमारे पे मिनरल्स है। क्यों? क्योंकि ये प्लेट्यू रीजन में है। तो प्लेट्यू रीजन में फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, और बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं। तो समझ गए, इंडिया में 3 टाइप का लैंड है, 3 टाइप की ज़मीन है, एक प्लेन ज़मीन, एक पहाड़ वाली ज़मीन, एक प्लेट्यू वाली ज़मीन, ठीक है। तो 3 टाइप की प्लेन हमने मेजर पढ़ी है, और आइलैंड्स भी हैं हमारे, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, तो वो आइलैंड हो गया, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं लैंड को यूटिलाइज कैसे करा जाता है, कि बेसिकली लैंड यूटिलाइजेशन मतलब क्या है, कि लैंड को किस किस तरीक़ों से हमने यूज़ कर रखा है। तो पहला है फॉरेस्ट, जानवर यूज़ करते हैं उसको, वहाँ पे जंगल है, तो पहला यूज़ लैंड का क्या है? फॉरेस्ट में। सेकेंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। नेक्स्ट, लैंड जहाँ पे हम खेती नहीं करते हैं। अब आप कहोगे जहाँ पे खेती नहीं करते तो उसका क्या यूज़ हो रहा है? उन्हें हम कहते हैं बैरन एंड वेस्ट लैंड, यानी कि वो बेकार ख़राब हो चुके लैंड है, वहाँ खेती हो ही नहीं सकती है, तो वो ऐसे ही पड़े हैं। सेकेंड, उसको हमने कैटेगराइज कर रखा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़। कहीं पे रहोगे भी तो सही, कहीं पे रोड भी तो बनाओगे, इंडस्ट्री भी तो लगाओगे, घर भी तो बनाओगे, तो वो दूसरा वाला लैंड हो गया। तो पहला यूज़ है लैंड का इन फॉरेस्ट। दूसरा होगा जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं करते, एक वेस्ट लैंड है जहाँ गुंजाइश ही नहीं बचे कल्टीवेशन करने की, और बाकी लैंड हमने यूज़ कर रखा घर वगैरह बनाने के लिए, रोड बिल्डिंग, इंडस्ट्री बनाने के लिए, ठीक है। थर्ड आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। और भी बहुत सारा ऐसा लैंड का एरिया जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। क्यों कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं? रीज़न पढ़ लो। पहला, वो परमानेंट पेस्चर हो सकते हैं या ग्रेजिंग लैंड, यानी कि आपको पता है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं वहाँ पे हमने उनको खाली छोड़ रखा होता है, और वहाँ पे हम घास उगने देते। क्यों भाई? हमारी गाय, बकरी, भैंस वो क्या खाएंगी? वो उनका खाना है ना। तो वो ग्रेजिंग लैंड होते हैं, पैस्चर लैंड होते हैं, वहाँ पे चरवाने के लिए जो है गाय, भैंस, बकरी जाते हैं, और वो वहाँ पे जाके अपना खाना खाते हैं। घोड़े हो गए, जो भी एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, उनका घास खाने के लिए वो घास वाला ही जगह होती है, ठीक है। तो वो यूटिलाइज तो हो रहा है वो जगह, बट वहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं करें, वहाँ पे हम सब्जी फल नहीं उगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री ग्रूव्स, उनको हम अपने नेट सोन एरिया में, यानी कि जो हमारा खेती करने वाला जो लैंड है ना, उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के ना पेड़ उगे हुए हैं, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ हैं हमारे लिए, आप मानो। तो काफ़ी सारा लैंड हमारे यहाँ पे ऐसा होता है जो जहाँ पे अलग अलग टाइप के पेड़ उगे हुए हैं, और वहाँ पेड़ ही उगे रहेंगे, वहाँ पे हम क्रॉप्स नहीं उगाते जाके, वहाँ हम छेड़खानी नहीं करते हैं जाके। नेक्स्ट आता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएगा इस पर। क्या मतलब है इसका? कल्चरेबल वेस्ट लैंड, इसका मतलब होता है गाइस एक ऐसा लैंड जहाँ पे 5 साल से ज़्यादा हो गया है बट वहाँ पे खेती नहीं करी गई है, उसको भी हम अनकल्टिवेटेड लैंड में कंसिडर कर लेते हैं। पता नहीं क्या रीज़न होगा, शायद इतना फर्टाइल नहीं रहा है, शायद में भी पता नहीं क्या रीज़न हो, जिसकी वजह से हमने वहाँ पे 5 साल से ज़्यादा हो गया बट वहाँ खेती नहीं करी है। पहले होती थी खेती, बट अब 5 साल से ऊपर हो चुका है, हमने खेती नहीं करी है, तो उसको बोल दिया जाता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, और उसको भी हम अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फैलो लैंड, ठीक है। फैलो लैंड कौन से होते हैं? करंट फैलो, जिसमें हमने कल्टीवेशन यानी कि खेती ना करी हो, 1 या फिर 1 से कम साल से पहले, आधा साल हो गया आपने खेती नहीं करी है। और एक आता है अदर देन करंट फैलो लैंड, जिससे 1 से 5 साल के बीच में खेती नहीं हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत आप लोगों का कन्फ्यूजिंग हो जाता है। अब मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। एक आया आपका ये फैलो लैंड,
यहाँ पे करंट फैलो होता है जिसमें 1 साल या फिर आधा साल से खेती नहीं हुई है। फिर अदर देन करंट फैलो लैंड जिसमें 1 से 5 साल के बीच में खेती नहीं हुई है, और अगर 5 साल से ऊपर खेती ना हुई हो तो फिर वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड बन जाता है। तो बहुत सारा ऐसा लैंड भी हमारा होता है जिसमें हम थोड़ा समय रुक के खेती करते हैं। तो अगर 5 साल से ऊपर हो गया तो वो तो अनकल्टिवेटेड लैंड में चला जाएगा, बट अगर 5 साल के बीच में है कि 1 से 5 साल के बीच में है तो फिर वो जो है हमारा फैलो लैंड में बन जाता है। सपोज करो आप जा रहे हो एक जगह से और वहाँ पे आपको एक खेत दिखाया जाए और ये बोला जाए साल भर से यहाँ खेती नहीं हुई है, पहले होती थी, तो आप कहोगे कि भाई ये करंट फैलो लैंड है। फिर आप थोड़ी और आगे गए और एक खेत और दिखा और आपको बोला जाए यहाँ 1 से 5 साल हो चुका है, 1 से मतलब समझ लो 4 साल पहले यहाँ खेती हुई होगी, तो वो कौन सा हो गया? फिर आप उसे बोलोगे अदर देन करंट फैलो लैंड। फिर आप थोड़ी और आगे गए और वहाँ पे आपको एक ऐसा खेत दिखा जिस पे आपको बोला जाए कि 6-7 साल हो गए यहाँ पे खेती नहीं हुई, अभी तक 5 साल से ऊपर हो गया खेती नहीं हुई, तो आप उसे क्या बोलोगे? कल्चरेबल वेस्ट लैंड। तो यहाँ थोड़ा रट्टाफिकेशन यहाँ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब फाइनली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ जो हम, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है लैंड का यूज़, तो मेजरली जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहता है वो क्या है? नेट सोन एरिया, यानी कि जहाँ पे हम सोन मतलब क्या? क्रॉप्स उगाते हैं, खेती करते हैं, जहाँ बीज बोते हैं हम, ठीक है। नेट सोन एरिया क्या होता है? द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया, यानी कि जो भी लैंड जहाँ पे खेती होती है उसको हम कहते हैं नेट सोन एरिया, कि यहाँ पे खेती हो रही है। अब इसमें अगर हम ऐड कर दें उस लैंड को जहाँ पे साल में 2 बार खेती होती है या 1 बार से ज़्यादा खेती होती है, वो भी अगर हम इसमें ऐड कर देंगे, वो वाला लैंड जिसमें 2 बार हो जाती है, 3 बार हो जाती है, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब आपको अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप ये समझो, बहुत सारे ऐसे खेत हैं जहाँ पे खेती हो रही है साल में 1 बार, ठीक है, वो नेट सोन एरिया में आ गए, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे भी खेत हैं जिनमें साल में 6 महीने बाद नई फसल उगा दी जाती है, 3 महीने बाद एक और फसल उगा दी गई, तो वो तो 1 साल में ज़्यादा बार यूटिलाइज हो रहे हैं ना खेती करने के लिए, तो उनको हम भी अगर ऐड कर देंगे नेट सोन एरिया में तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, कि टोटल में पूरे के पूरी जगह में कितनी खेती हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर यूजेस हैं हमारे लैंड यूटिलाइजेशन के। एक छोटा सा आप अपने लिए एक फ्लो चार्ट बनाना, तब आपको ये लर्न हो जाएगा। सबसे पहले फॉरेस्ट में यूज़ हुआ हमारा लैंड, उसके बाद हमारा लैंड कौन सा लैंड था? सेकंड टाइप का हमारा लैंड कौन सा हुआ? जिस पे हम कल्टीवेशन नहीं करते, उसमें से कुछ बैरन वेस्टलैंड बेकार लैंड था और बाकी में हमने घर बना रखे हैं। फिर आया हमारा अनकल्टीवेटेड लैंड, जिसमें कुछ हिस्सा हमने जानवरों को दे रखा है पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड में, कुछ हिस्से में हमने पेड़ उगा रखे हैं और कुछ हिस्से में हमने लगभग 5 साल से ऊपर हो गया खेती नहीं करी है। फिर आता है हमारा फेलो लैंड। फेलो लैंड वो होते हैं जहाँ पे कोई ऐसा खेत हो जहाँ पे साल भर हो गया खेती नहीं हुई, आधा साल हो गया खेती नहीं हुई, या फिर उसके अलावा आता है हमारा अदर देन करंट फेलो लैंड जहाँ 1 से 5 साल के बीच में खेती नहीं हुई। फिर हम आते हैं नेट सोन एरिया पे, यानी कि पर्टिकुलरली वो इलाके जहाँ खेती होती है। तो खेती होने वाले इलाकों में कौन कौन सा आ जाता है? टोटल एरिया जो है हमारा नेट सोन एरिया, उसमें अगर वो एरिया भी मिला दे जहाँ साल में 2 बार खेती हो जाती है, 3 बार हो जाती है, तो वो ग्रॉस आपका क्रॉप्ड एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया अब हम समझेंगे। तो पूरा वर्ल्ड में हमने समझ लिया, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लैंड को ऐसे ही यूज़ करा जाता है। अब अगर हम इंडिया का बात करें, इंडिया में यूज़ कैसे करा जाता है लैंड को, तो देखो गाइस, लैंड को यूज़ करना अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि क्या टोपोग्राफी है वहाँ की। टोपोग्राफी मतलब कि प्लेन इलाका है तो प्लेन में इंडस्ट्री लगेगी, माउंटेन है तो माउंटेन में फार्मिंग भी हो सकती है, वट एवर यू कैन थिंक, ठीक है। उस वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, बहुत ठंड है तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो आप, बहुत गर्मी है तो भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ की सॉइल कैसे, मिट्टी उपजाऊ हो तो खेती कर लेंगे, उपजाऊ नहीं है तो घर बना के रह लेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा लैंड यूज़ होगा, कम पॉपुलेशन है तो कम यूज़ होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिस पर लैंड को यूज़ करना मैटर करता है। अब हम इंडिया का जानेंगे टोटल लैंड एरिया कितने और कैसे हम इंडिया के लैंड को यूटिलाइज़ करते हैं। तो हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है, पूरे वर्ल्ड का 3.28 स्क्वायर किलोमीटर अपना है, ठीक है। अब बट हमारे पास लैंड यूजेज डाटा कि हम कितना लैंड को किस तरीके से यूज़ करें, वो बस 93% का अवेलेबल है। अब आप कहोगे दीदी बचे हुए का अवेलेबल क्यों नहीं है हमारे पास, क्या रीज़न है? तो उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम, आसाम को छोड़कर जो बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ का अभी हमने जांच पड़ताल फुली तरीके से नहीं करी है।
कुछ एरिया हमारे जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है वहाँ हम जांच पड़ताल नहीं कर पाए हैं, और जो कुछ एरिया हमारा चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है जम्मू कश्मीर का वहाँ भी हम जांच पड़ताल नहीं कर पाए हैं। इसलिए अभी हमारे पास जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी है हमारे लैंड यूज़ की, वो सिर्फ 93% की ही है। कुछ हमने नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर पाए, कुछ यहाँ पे नहीं करी है, इस वजह से हमारे पे 93% की जानकारी हमारे पास पूरी है। ठीक है, अब 99% की पूरी जानकारी आपको 2 सालों की बता रखी है, 1960 से 61 के पीरियड की बता रखी है, और अभी 2014 और 15 की। तो अभी हम 2014 और 15 वाली पढ़ लेते हैं। डार्क ब्लू कलर का देखो फॉरेस्ट, 23.3% हिस्सा इंडिया का 2014-15 में फॉरेस्ट है, और अभी आप यहाँ देखो ये हमारा 1960-61 में 18.1 था। तो सोचो आप, हमारा थोड़ा फॉरेस्ट कवर बड़ा है। अभी आगे आने वाले चैप्टर में आप समझोगे ये भी क्यों हुआ होगा। ठीक है, देन बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि हम खेती नहीं करें, बैरन लैंड है, बेकार लैंड है, यहाँ घर वर बना रखा है हमने, वो ये रेड कलर से मार्क्ड है। तो ये देखो 5.5% पे हमने सेटलमेंट कर रखी है। ये 1960 और 61 में 12.01% था वो। ठीक है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जहाँ हम एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं बट किसी और तरीके से यूज़ कर रहे हैं, 8.7%। पहले ज़माने में ये कम था, अब ये बढ़ चुका है, ये 8.7% हो गया। परमानेंट पेस्चर, जहाँ जानवर जाके घास वास खाते हैं, ये पर्पल कलर से है। पहले ये 4.71% था, अब 3.3%, यानी कि जानवरों की जगह थोड़ी सी कम कर दी हमने, खेत वो उनका खाना खाने वाली। एरिया अंडर ट्री क्रॉप्स, जहाँ पे ट्रीज़ वगैरह उगाए जा रहे हैं, ये लाइट ब्लू कलर से है। ठीक है, नहीं ये सी ग्रीन कलर से है, ये 1.50, ये 1% है। देखो हमने ट्रीज़ की भी थोड़ी सी जगह ये ली ना, हमने कम कर दिया उनका एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड, जहाँ 5 साल से ऊपर हो गया है, खेती नहीं हुई है। तो ये पहले 6.3% था, 2-3% था, 4% हो गया है। बस आपको ऐसे इसको रीड कर लेना है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो ये आपको इंडिया का बता रखा है कैसे हमारा लैंड यूज़ हो रखा है। ठीक है, अब इंडिया में भी प्रॉब्लम क्या आ रही है दिन पर दिन लैंड को लेकर, ये प्रॉब्लम एग्जाम में आएंगी। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लैंड यूसेज इन इंडिया। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, परमानेंट पेस्चर डिस्क्रीज हो रहे हैं हमारे, आपने देख लिया ग्रेजिंग लैंड डिस्क्रीज हो रहा है। मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फेलो लैंड, अदर देन करंट फेलो लैंड कौन सा, वो मैंने बताया था ना, 2nd नंबर का खेत, जहाँ पे 1 से 5 साल के बीच में खेती नहीं हुई है, समझ गए। तो ये जो है हमारा, यहाँ पे हम ज़्यादा खेती क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिन पर दिन इनकी भी सॉइल क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है और यहाँ खेती करना महंगा पड़ता जा रहा है। यहाँ पे जो है हम साल में 2 या 3 बार ही खेती कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम इनको नेट सोन एरिया में ऐड कर देंगे तो नेट सोन एरिया हमारा ऑलमोस्ट 54% बन जाएगा। ठीक है, अब नेट सोन एरिया हमारा हर कंट्री का, हर स्टेट का डिफरेंट है। ठीक है, कुछ ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे हम बहुत खेती कर रहे हैं, कुछ है जहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि 80% एरिया पंजाब और हरियाणा का ऐसा है जहाँ हम खेती कर रहे हैं, देखो आप। बट अरुणाचल प्रदेश का, मिज़ोरम का, मणिपुर का, अंडमान निकोबार आइलैंड का, यहाँ के सिर्फ 10% एरिया में खेती हो रही है इनफैक्ट। बट यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं खेती। अरुणाचल प्रदेश में इतना वाटर है, इतना सारा लैंड, हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं यहाँ पे भी खेती, हमारे को भी फ़ायदा होगा, बट हम वो कर नहीं रहे। तो तभी तो दिक्कत यही तो है रिसोर्स प्लानिंग की, कि टेक्नोलॉजी लगाएंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट करेगी इन जगहों पे जाके, तो हमें ही फ़ायदा होगा, हमारी कंट्री को ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10% अगर क्रॉप हो रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न है यहाँ पे, अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा ही फ़ायदा है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में अभी चल रही है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें, ये अभी भी लो है, हमें 33% फॉरेस्ट एरिया चाहिए अपना। फिलहाल कितना है हमारे पास 2014-15 के डेटा पे 23.3%, हमें 33% इसको करना है, तभी हमारे लिए भला होगा। ठीक है, और ये हमने डिसाइड करा था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में। ठीक है, तो फॉरेस्ट लैंड का भी यही हो रहा है कि भाई फॉरेस्ट एरिया को भी अभी जितना हमारा डिजायर्ड है उससे कम है हमारे पास, तो हमारे को ज़रूरत है कि हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं। ठीक है, अब वेस्ट लैंड के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। वेस्ट लैंड कौन सा वाला था जहाँ खेती नहीं हुई है 5 साल से अधिक समय में, और कौन सी हो गई जगह जैसे जहाँ पे हमने रोड बना रखी है, घर बना रखे हैं, बिल्डिंग बना रखी है, या जहाँ पे परमानेंट पेस्चर वगैरह वाले लैंड है। अब भाई ये वाले लैंड हो गए हमारे, वेस्ट लैंड हो गए, ये भी दिन पर दिन डिग्रेडेशन हो रही है यहाँ पे, इनको भी हम खराब करते जा रहे हैं अपने ओवर यूज से। जैसे कि जहाँ इंडस्ट्री लगी है तो इंडस्ट्री के वेस्ट की वजह से वहाँ का लैंड खराब हो रहा है, तो लैंड डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम आ चुकी है वेस्ट लैंड तक पर। यानी कि जहाँ हमें रहना है, हम वहाँ की भी मिट्टी इतनी खराब कर चुके हैं, ज़मीन इतनी खराब कर चुके हैं कि वो ज़मीन पे डिग्रेडेशन हो रहा है। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लैंड डिग्रेडेशन एंड उसको बचाने के मेजर्स। ठीक है,
95% जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं गाइस, जैसे रोटी कपड़ा मकान तक, वो सब हम लैंड यानी कि ज़मीन से ही वो फुलफिल होती हैं। तब भी हम अपने लैंड को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसे डिग्रेडेट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम डिग्रेड कर रहे हैं, हमने इतनी तबाही मचा रखी है कि उसकी वजह से ना नेचर की फोर्सेस भी लैंड डिग्रेड करे। कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं फ्लड आ गया, लैंड खराब हो गई, बहुत जोर की हवाएं चल गई, सॉइल मिट्टी चली गई, वॉटएवर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी गलतियों की वजह से इन्वायरमेंट तक लैंड जो है खराब कर रही है आज के समय में, ठीक है। हमारी अगर हम पर्सनली बात करें तो जो हम पेड़ काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग कराते हैं, यानी कि एक ग्रेजिंग लैंड है वहाँ पे भाई टाइम चाहिए, घास खाली जानवरों ने टाइम चाहिए, घास उगेगी फिर खिलाओ, हम उन्हें ओवर ग्रेज कर रहे हैं, उस लेवल तक ग्रेज कर रहे हैं कि वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है दोबारा जो है वो ग्रेजिंग करवाने जाने के लिए। माइनिंग इतनी कर रहे हैं, क्वेरिंग कर रहे हैं, अर्थ की बेड में से इतने मिनरल्स निकाल रहे हैं, इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस वजह से लैंड डिग्रेड होता जा रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन का रीजंस क्या क्या है, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। तो फर्स्ट मेन कॉज है इसका माइनिंग साइट्स, यानी कि जहाँ पे अर्थ के में से मिनरल्स निकाले जाते हैं, लोहा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, जो इन्हें जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, गोल्ड सिल्वर मेटल नॉन मेटल जो सब ये एक्सट्रैक्ट करते हुए जो हम नुकसान पहुंचाते हैं अर्थ को, वो, ठीक है। स्टेट्स जैसे कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं माइनिंग करने के लिए, तो लैंड डिग्रेड हो रहा है उससे, ठीक है। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में हम ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं, ये लैंड डिग्रेडेशन का मेन एरिया है, मेन रीज़न है। अब ये आपको अलग अलग से लर्न करना है, एमसीक्यू में आएगा कि भाई ये वाली स्टेट्स में लैंड डिग्रेडेशन का कौन सा कॉज है और इस स्टेट्स में कौन सा है। पंजाब और हरियाणा में जहाँ बहुत ज़्यादा खेती होती है, वेस्टर्न यूपी में ओवर इरीगेशन, ढंग से इरीगेशन ना करने की वजह से जो है क्या हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है, पानी एक जगह पे ठहर रहा है, और अगर पानी एक जगह पे ठहर जाएगा, रुक जाएगा पानी, तो वहाँ पे वाटर में जो है नमक का कंटेंट बढ़ जाएगा, सॉइल अल्कलाइन हो जाएगी, अच्छी खासी मिट्टी, ये नदन प्लेन्स की एलुवियल सॉइल खराब हो जाती है, ठीक है। सैलिनिटी आ जाती है, दलदली इलाका बन जाता है, आप मानो पानी जब वहाँ पे रुक जाता है, तो जब गलत तरीके से इरीगेशन होती है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग लाइमस्टोन, अब मिनरल जब हम बाहर निकाल लेते हैं अर्थ से, उसके बाद उन्हें प्रोसेस करते हैं फर्दर बढ़िया चीज़ें बनाने के लिए, तो जब उनकी पिसाई होती है, ग्राइंड करा जाता है जब लाइमस्टोन को, तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो है लाइमस्टोन के पाउडर्ड फॉर्म में हमारी हवा में फैल जाते हैं, फिर वो एयर पॉल्यूशन करती है। तो बहुत सारे टाइप से देखो गाइस, हम लोग अपने लैंड को पॉल्यूट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी पॉल्यूट कर रही हैं हमारी कंट्री में बहुत सारी जगहों पे। तो अब नीड है कि हम अपने कंट्री में लैंड डिग्रेडेशन बचाएं। तो व्हाट आर द मेजर जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन रोक सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। अब ये आप लर्न कर लो, बहुत आसान है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फुल नंबर मिल जाएंगे। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। तो फर्स्ट इज एफॉरेस्ट्रेशन, पेड़ लगाओ। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड बढ़ाओ, उन्हें मैनेज करो जिससे वहाँ पे घास खत्म ना हो, वो बढ़ पाए अच्छे से। प्लांटेशन और शेल्टर बेल्ट क्या होती है, यानी कि बहुत सारे पेड़ों को एक लाइन में लगाओ जिससे कि जो है उसकी वजह से पानी जो है वहाँ पे ना रुके, पानी जो हवा के साथ जो है मिट्टी ना बह जाए, और जितने आप पेड़ लगाओगे उतना फ़ायदा है। शेल्टर बेल्ट के बहुत अलग अलग तरीके के फ़ायदे होते हैं। कंट्रोल ऑफ ओवर ग्रेजिंग नहीं करने देनी चाहिए। स्टेबलाइजेशन ऑफ स्टैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे बड़े बड़े जो रेत के टीले होते हैं, वहाँ पे सैंड ड्यून्स के पास में थॉर्नी बुशेस उगानी चाहिए जिससे रेत जो है हमारी वो ना उड़े, हमारा जो वो वहाँ पे जो सॉइल है वो उड़ ना जाए, ठीक है, डिग्रेड ना हो, वहाँ पे भी अलग अलग तरीके से लैंड डिग्रेड ना हो। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है उनको भी मैनेज करो, तो वेस्ट लैंड है तो ऐसे ही छोड़ दिया उनको, वहाँ पे और ख़राब करो उन्हें, नहीं। माइनिंग एक्टिविटीज़ कंट्रोल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हर जगह माइनिंग करना शुरू कर दो, उससे अर्थ को नुकसान हो रहा है। और जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, अभी तुम्हें कभी भी समझ में ना है ना कोई भी डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, तो सबसे पहले तो इंडस्ट्री का वेस्ट, जब हमने इंडस्ट्री का वेस्ट संभाल लिया तो कई तरीके की पॉल्यूशंस को हम रोक सकते हैं। जो इंडस्ट्री का वेस्ट है, एफ्यूलेंट्स है, भैया उन्हें कहीं तो डिस्पोज करना होगा, बट पहले उन्हें थोड़ा ट्रीट करना चाहिए, तब हम उन्हें जो है डिस्पोज करना चाहिए। तो इससे लैंड डिग्रेडेशन भी कम होगा और वाटर डिग्रेडेशन भी कम होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर मेजर्स हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और वैसे प्रॉपर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे, जो इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने गाइड अपलोड करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल जो है गाइस हमारी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा रिसोर्स है, ठीक है। ये एक रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रेन्यूएबल रिसोर्स यानी कि रिचार्ज हो जाती है, सॉइल ऐसे ख़त्म नहीं होगा दुनिया में से, सॉइल बनती रहती है,
ठीक है। अब आप कहोगे दीदी सॉइल बनती कैसे है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं सॉइल के बनने में, जैसे कि रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक। अब ये पेरेंट रॉक, बेड रॉक क्या है, ये इस फोटो से तो मैं दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो, ये बहुत समय लगता है सॉइल के फॉर्मेशन होने में। सॉइल कैसे बनती है, देखो ये टॉप सॉइल होती है हमारे पास, ये अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, इसमें बहुत सारा मिनरल कंटेंट होता है। यहाँ ये टॉप सॉइल में खेती करी जाती है, हमस होती है इसके अंदर, हमस का कंटेंट, मैन्योर बड़ा अच्छा खासा, ठीक है। ये टॉप सॉइल सबसे फर्टाइल होती है, इसी में हम खेती करते हैं। उसके नीचे देखो ये सब सॉइल आती है। फिर ये वेदर्ड एंड पेरेंट रॉक, थोड़े आप मान लो कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं इसमें, ठीक है। और फिर ये बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं अनवेदर्ड रॉक, इन्हें बोला जाता है पेरेंट बेड रॉक, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पेरेंट रॉक बनेगा, फिर सब सॉइल बनेगी, फिर धीरे धीरे जाके बहुत सारी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम होता है, तब जाके हमारी जो सॉइल है वो बनती है। क्लाइमेट भी मैटर करता है, टेम्परेचर भी मैटर करता है, पानी भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो फॉर्म करती है सॉइल को। बहुत लाखों साल लग जाते हैं तब जाके कुछ सेंटीमीटर ऑफ सॉइल जो है वो बनती है। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, हम सॉइल को भी ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए आज के समय पे सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है और सॉइल के रिलेटेड भी हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। अभी अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, हर मिट्टी एक प्रकार की नहीं होती, हम सॉइल को कैटेगराइज कर सकते हैं उसके वेरियस फैक्टर्स पे, कि भाई उसका कलर कैसा है, उसकी थिकनेस कैसी है, कि उसके फाइन पार्टिकल्स है या मोटे मोटे पत्थर है उसके अंदर, उसका टेक्सचर कैसा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है या वो बहुत ज़्यादा उसमें कंकड़ भरे हुए हैं, उसकी एज क्या है, बहुत पुरानी मिट्टी है या नई मिट्टी है, उसके अंदर कैसे मिनरल्स है, केमिकल है उसके अंदर, किस टाइप के उसके अंदर जो है मतलब कि आयरन है, कैल्शियम है, ये सब चीज़ें उसमें है, फॉस्फेट, ऐसी ऐसी चीज़ें सॉइल में मिलती है। तो वो भी हम उस बेसिस पे सॉइल को कैटेगराइज करते हैं, वहाँ खेती हो सकती है या नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर जो मैंने आपको बताए हैं अभी, उस पर हमारी सॉइल को हमने कैसे क्लासीफाई कर रखा है, अलग अलग सॉइल्स में। एलुवियल सॉइल है हमारे पास, काली सॉइल है, ब्लैक सॉइल जिसमें कॉटन उगाते हैं, रेड और येलो सॉइल है, लाल पीली सॉइल, लेटीरेट सॉइल है, एरिड सॉइल है और फॉरेस्ट सॉइल है। तो ये 6 प्रकार की सॉइल अब हम पढ़ेंगे। यहाँ एग्जाम में तुम्हारे भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है यहाँ पे बहुत आसान। यहाँ मैंने बना दिया है ये 6 की 6 सॉइल का एक फ्लो चार्ट टेबल, ठीक है। ये टेबल से आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी और बहुत आसानी से आपको सॉइल लर्न्स हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। तो ये टेबल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अभी बस आप समझो कौन सी सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मिलती है। तो सबसे पहले नेम ऑफ सॉइल आता है हमारा एल्यूवियल सॉइल। ये एल्यूवियल सॉइल एरिया वास्टली फाउंड इन, ज़्यादातर हर सॉइल का आप यही पढ़ोगे कहाँ पे मिल रही है। फिर आप पढ़ोगे उसके साइज़ क्या है, कैसी है वो सॉइल का टेक्सचर कैसा है, फिर आप उसके मिनरल्स पढ़ोगे, फिर आप ये पढ़ोगे उस सॉइल में कौन सी क्रॉप्स उगाए जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो इसी कैटेगराइज कर दिया है मैंने ऐसे ही हर सॉइल को। इसके बाद हम ब्लैक सॉइल पढ़ेंगे। सब टाइप की इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी बुक में गिवन है वो विद इन दिस टेबल इज क्रिएटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्यूवियल सॉइल को। ये वाइडली स्प्रेड है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में। एरिया फाउंड इन कहाँ मिलती है, नदर्न प्लेन जो है हमारा यूपी, बिहार, पंजाब, और ये हमारा ये वाला पूरा नदर्न प्लेन्स, ये पूरा प्रॉपर नदर्न प्लेन्स में एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है। एक्सटेंडेड एरिया में अगर हम बात करें तो राजस्थान तक भी जाती है हमारी एल्यूवियल सॉइल, और गुजरात के थ्रू भी एक नैरो कॉरिडोर में जो है एल्यूवियल सॉइल पड़ती है। इनफैक्ट एल्यूवियल सॉइल जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द डेल्टास ऑफ महानंदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स में भी मिलती है। यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वहाँ मानो आप ओडिशा वाला इलाका जो है जहाँ पे ये रिवर बह रही हैं, कृष्णा, महानंदी, गोदावरी, वहाँ तक जो है आप मान लो कि एल्यूवियल सॉइल कहीं ना कहीं मिल जाती है हमारे को। क्रिएटेड बाय, एल्यूवियल सॉइल बनी कैसे है, तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हमारी इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जब बह कर आती हैं तो रिवर अपने साथ जो है वाटर, जैसे जैसे रिवर का फ्लो बदलता रहता है, बहुत सारी मिट्टी ऊपर से पहाड़ों से लेकर आती है, उसी से ये सबसे फर्टाइल सॉइल एल्यूवियल सॉइल जो है गाइस बनती है। कंटेंट ऑफ द सॉइल की अगर हम बात करें, इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। तो कंटेंट क्या है सॉइल का, सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है। अब अगर हम बात करें, सॉइल ना डिफरेंट होती रहती है। अगर हम जाए रिवर वैलीज़ की तरफ, ठीक है, रिवर की वैली में, यानी कि जो वैली साइड होती है ना, यहाँ रिवर बह रही है, यहाँ फॉरेस्ट है, अगर हम उस वाले एरिया में देखें तो यहाँ पे जो सॉइल होती है इसमें बहुत बिगर पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े कंकड़, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ऐसी होती है ये सॉइल। और अगर हम अपर रीचेस में बात करें, यानी कि जहाँ से शुरुआत हो रही है, जहाँ से रिवर बह के आ रही है, जो अपर वाला एरिया, वहाँ पे अपर रीचेस में सॉइल होती है कोर्स। कोर्स मतलब होती है खुरदुरी, रफ होती है वहाँ पे सॉइल बहुत ज़्यादा। सच सॉइल
आर मोर कॉमन इन द पीडमोंट प्लेन्स सच एज दुआर्स, चोजन, तेरा। आप तो मान सकते हो कि थोड़ी सी इस चीज़ को आपको जो है गाइस आप मानो लर्न करना है आपको। इस पर्टिकुलर फोटो से आप समझ भी सकते हो कौन से एरिया की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनरल्स इन दिस सॉइल, तो इसमें पोटैश है, फॉस्फेट है, एसिड है, लाइम है, वेरी फर्टाइल है, बहुत सारी उनकी। अगर हम बात करें सॉइल में तो शुगर केन, पैडी यानी कि चावल, वीट और बहुत सारे सीरियल्स और पल्स क्रॉप्स, बहुत सारी आप अलग अलग टाइप की क्रॉप्स जो है इस सॉइल में आप उगा सकते हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं गाइस हम इस सॉइल की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये हाई फर्टिलिटी होती है सॉइल की और यहाँ पे बहुत कल्टीवेशन होता है जहाँ जहाँ पे ये सॉइल जो है पाई जाती है, ठीक है। अब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो ड्रायर एरियाज हैं, वहाँ पे भी ये सॉइल है, तो वहाँ पे अगर हम अच्छे तरीके से इरिगेशन करेंगे, पानी अच्छा प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पे भी कल्टीवेशन हो जाएगा, ठीक है। एज ऑफ सॉइल, अब इस सॉइल की ना एज मानी जाती है। ये पुरानी एलुवियल सॉइल भी होती है और नई एलुवियल सॉइल भी होती है। तो जो पुरानी एलुवियल सॉइल होती है उसे बंगर कहते हैं और जो नई एलुवियल सॉइल है उसे खादर कहते हैं, जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, ठीक है। जो बंगर होता है उसके अंदर हायर नोड्यूल्स होते हैं कंकड़ के, यानी कि बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसमें कंकड़, और जो खादर है उस वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो नई मिट्टी होती है, उसमें और बढ़िया खेती होती है, उसमें उतने बड़े बड़े कंकड़ जो है वो नहीं होते, ठीक है। तो खादर सॉइल इज़ फाइन, इसलिए खादर ज़्यादा फर्टाइल होती है, ज़्यादा उपजाऊ होती है बंगर से। ऐसा क्यों ना, पहले हर खादर पहले वो हर बंगर पहले खादर होती होगी, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे बंगर बनती रहती है, समझ गए ना आप, कि पहले वो फाइन होती है फिर उसमें और जो है कंकड़ आते रहते हैं तो वो बंगर बन जाती है और फिर नई मिट्टी बनती है, उसे खादर कहते हैं हम। ये सब होता कैसे है गाइस, ये सब रिवर, हमारी नदियाँ ये सब हमारे लिए करती है, हम सॉइल नहीं बनाते हैं। जब नदियाँ ऊपर ग्लेशियर से पहाड़ों से बहती हुई आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लाते हैं, फिर वो उनके फ्लो से वो पत्थर टूट जाते हैं, फिर और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सॉइल फाइनली फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये था हमारा एल्यूवियल सॉइल का। मेन चीज़ याद रखनी है, मिलती कहाँ पे है, राजस्थान गुजरात तक एक्सटेंड हो रही है। यहाँ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि जहाँ कृष्णा गोदावरी के डेल्टा एरिया है, यानी कि उड़ीसा वाला जो इलाका है वहाँ तक भी पहुँच जाती है, और मेनली फाउंड है ये पंजाब, हरियाणा और जो हमारा उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, नदर्न प्लेन्स में मेनली एल्यूवियल सॉइल बनती है। और इसको आप रिलेट भी कर सकते हो, हमने पढ़ा है इन्हीं एरियाज़ में 80% एरिया ऐसे इनके जहाँ पे फार्मिंग होती है, क्यों, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ है इसलिए फार्मिंग हो रही है, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट सॉइल पे जो है काली सॉइल, काली सॉइल या ब्लैक सॉइल, वॉट एवर यू कैन से। तो ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी कहते हैं। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन, अगर आप बुक ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो मे बी आपको एग्जाम में ना पता चले भाई रेगर सॉइल तो हमने पढ़ी नहीं। तो ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहते हैं, और रेगर सॉइल के अलावा इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ही कॉटन उगाई जाती है, ठीक है। तो बहुत फेमस है ये कॉटन सॉइल के नाम से भी हमारी काली सॉइल, ठीक है। तो मिलती कहाँ पे है, ये डेक्कन ट्रैप में मिलती है, ठीक है। अब पूरे डेक्कन प्लेट्यू में फैली हुई है ये हमारी काली सॉइल। डेक्कन प्लेट्यू मानो आपकी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस एरिया में काली सॉइल मिलती है। अगर हम साउथ ईस्ट में माने तो थोड़ा सा साउथ ईस्ट में भी हमारे को ये मिल जाती है थोड़ी सी काली सॉइल, जहाँ पे गोदावरी और कृष्णा रिवर की वैलीज़ हैं। तो ये एक्सटेंडेड एरिया में याद रखना, जहाँ पे भी गोदावरी और कृष्णा रिवर की वैलीज़ हैं वहाँ पे भी ये वाली सॉइल मिल जाती है, ठीक है। फाइन क्लेई मटेरियल होता है, ये सॉइल की सबसे खासियत होती है ये पानी से मॉइस्चर कंटेंट लॉक करके रखती है, इसलिए इसमें कॉटन बहुत अच्छे से उग जाती है। ये क्लेई टाइप की, अगर आप छूओगे ना आपको क्ले जैसी लगेगी, ठीक है। ये जो है ग्रोइंग कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें कैल्शियम है, कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटैश है, लाइम है, पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट है। एल्यूवियल सॉइल उसमें गुड थी, ठीक है। दीज आर वेल नोन फॉर देयर मॉइस्चर लॉक कैपेसिटी, ये पानी को रोक के रखते हैं, इस वजह से इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से गाइस क्या हो जाता है, कॉटन ग्रो हो जाती है, ठीक है। इट डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वाटर। अब हॉट वेदर मतलब कि जो है गर्मियों में ना क्या होता है कि सूखा पड़ना शुरू हो जाता है, बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर होता है तो पानी सूखने लगता है ना, तो गर्मियों में इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। अब आप नॉर्मली मानो आप गीली क्ले होती है तो वो बढ़िया लगती है, जैसे ही वो सूखने लगती है तो उसमें क्रैक दिखते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही ब्लैक सॉइल में होता है, जब भी कभी गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है तो इसमें क्रैक दिखने लगते हैं और फिर इसमें प्रॉपर एरेशन हो जाता है, हवा चली जाती है फिर इस सॉइल के अंदर। ये सॉइल काफ़ी स्टिकी होती है, वैसे बहुत ज़्यादा गीली होती है ये, और जो है जब तक इसको अच्छे से टिल ना करा जाए, यानी कि आप इसमें से डायरेक्ट बीज नहीं बो सकते हो, पहले इसको ऐसे टिल खुदाई इसकी अच्छे से करनी पड़ेगी, इसको टर्न करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें जो है उगाओगे कोई भी क्रॉप,
बेसिकली इसमें कॉटन उगाई जाती है। स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क और अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। यानी कि भैया जब ये मिट्टी पे प्री मानसून पीरियड में आप मानो कि इसको पहले हमें टिल करना पड़ता है और फिर बारिश आ जाए उसके बाद भी आपको इसको टिल करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये पानी से ऐसे जम टाइप जाती है। तो पहले इसको टिल आप करोगे, टिल मतलब ऐसे जो है वो होता है ना हल लेके इसकी खुदाई करोगे, तब जाके आप इसमें फर्दर कोई काम कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट सॉइल, रेड और येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, तो ये कहाँ बनती है, रीज़न क्या है इनके बनने का, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स की वजह से ये मिट्टी बनती है। तो इनके दादा कौन है, मम्मी पापा कौन है इस रॉक का, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। जैसे कि वो एल्यूवियल सॉइल किससे बन रही थी, रिवर से बन रही थी, ये किससे बन रही है, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनती है। उन एरियाज पे बनती है जहाँ लो रेनफॉल है। ठीक है, और अगर माना जाए तो कहाँ, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज। तो ईस्टर्न सदर्न पार्ट डेक्कन प्लेट्यू का कौन सा हुआ, जहाँ पे ओडिशा है, जहाँ छत्तीसगढ़ है, इन जगहों में जो है ये हमारी मिलती है कौन सी, रेड और येलो सॉइल। एक और जगह में मिलती है सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पीडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो ये तो गाइस आपको लर्न ही करना है कहाँ पे ये सॉइल मिलती है। ठीक है, अब इसका अगर कंटेंट की बात करें तो रेडिश कलर इसके अंदर क्यों है भाई, रेड सॉइल क्यों है, तो रेडिश कलर है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आपने अलग अलग टाइप के रॉक्स पढ़ रखे हैं, तो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में इसमें आयरन कंटेंट होता है, इसकी वजह से इसका लाल रंग आता है। और इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। और फिर ये अगर आयरन हाइड्रेट हो जाता है यानी कि इसमें पानी मिक्स हो जाकर, तो फिर ये येलो सॉइल बन जाती है। तो ये इन इलाकों में मिलती है रेड और येलो सॉइल। ठीक है, क्रॉप्स ग्रोन आपको बुक में नहीं बता रखी है इस सॉइल की। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सॉइल पे, जिसको हम कहते हैं लैटेराइट सॉइल। लैटर मतलब होता है ब्रिक, ईंट को कहते हैं, और ये सॉइल ऐसी होती है जैसे पिसी हुई ईंट हो। ठीक है, ईंट के चूरे जैसी होती है ये सॉइल बिल्कुल। कहाँ पे बनती है ये, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले एरिया में, जहाँ पे जो है वेट एंड ड्राई सीजन ऑल्टरनेट लेवल पे होता है। कभी जो है पानी बारिश होगी, कहीं पे सूखा होगा। ठीक है, ऐसा ऑल्टरनेट लेवल पे चलता है। वेस्टर्न घाट्स ऑफ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये सॉइल मिलती है, क्रिएटेड बाय द सॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन्स। ठीक है, लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन्स की वजह से ये सॉइल फॉर्म होती है। ठीक है, सिंपल आप डेफिनेशन देख सकते हो रीचिंग की, तो रीचिंग की वजह से ये सॉइल बनती है। ठीक है, अब लैटेराइट सॉइल जो है काफ़ी एसिडिक होती है। ठीक है, और ये जो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा नहीं होते, इसमें आप प्लांट वगैरह नहीं उगा सकते हो। कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सॉइल में मैन्योर होता है, हमस होती है, यानी कि कहीं कहीं पे है, तो वहाँ पे हम इनके अंदर खेती कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर एडॉप्टेशन ऑफ प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स हम यहाँ पे खेती कर सकते हैं लैटेराइट सॉइल में भी, यानी कि आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, तब जाके लैटेराइट सॉइल में आप खेती कर सकते हो। कहाँ पे मिलती है आपको ये, हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में। यहाँ पे जो है हम इस सॉइल को यूज़ कर रहे हैं टी और कॉफ़ी उगाने के लिए भी, कुछ प्रॉपर टेक्निक्स को यूज़ करने के बाद। एक रेड लैटेराइट सॉइल भी होती है, देखो, जो तमिलनाडु में मिलती है, आंध्र प्रदेश में और केरला में, और इसमें हम कैश्यू नट उगाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए लैटेराइट सॉइल के बारे में। अब आते हैं हम नेक्स्ट सॉइल पे, जो आती है हमारी एरिड सॉइल। इसको सूखी सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि जो है इसमें जो है ऐसी सॉइल है ये कि पानी इसमें रुकता ही नहीं है। और ये सॉइल कहाँ पे मिलती है, राजस्थान में मिलती है। तो आपने सुना भी है राजस्थान में, देखा आपने कितना ड्राई एरिया है, वो बारिश नहीं आती है वहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे ये एरिड सॉइल मिलती है। कलर कैसा है इसका, रेड टू ब्राउन इन कलर होती है, सैंडी इन टेक्सचर, सेलाइन इन नेचर। उठा के देखोगे अगर आप राजस्थान में जो मिट्टी होती है ऐसे यूँ ऐसी होती है, बिल्कुल सैंडी होती है, बिल्कुल रेत टाइप की होती है वो। ठीक है, कहाँ मिल रही है, राजस्थान में मिल रही है। रीज़न क्या है इसका बनने का और इसका कंटेंट कैसा है, तो बेसिकली ये होती है सेलाइन इन नेचर, नमक का कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। एंड इन सम एरियाज द कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम इट। कई ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे नमक कंटेंट इतना है कि हम इससे इवेपोरेशन वगैरह के प्रोसेस से निकाल लेते हैं। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स हमस एंड मॉइस्चर। अब इसमें आप खेती नहीं कर सकते हो सॉइल के अंदर, एरिड सॉइल के अंदर, क्योंकि इसमें ह्यूमस नहीं है। ह्यूमस मतलब टॉप सॉइल, टॉप वाली लेयर जिसपे जो है उपजाऊ है, जहाँ पे आप खेती कर सकते हो। ना इसमें मॉइस्चर रुकता है, ना इसमें पानी रुकता है कि अगर आप पानी इरिगेशन कर भी रहे हो तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेशन। बट कुछ कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ हमें इस सॉइल पे भी खेती तो भैया करनी पड़ेगी, तो हम फिर अच्छी खासी बिल्कुल टेक्निक से इरिगेशन करते हैं और इसमें जो है कुछ खेती
करते हैं। राजस्थान के वेस्टर्न एरिया में हम ऐसा करते हैं, एरिड सॉइल में भी हम लोग खेती करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉइल आती है आपकी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल समझ में आ रहा है, जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ के पास में जहाँ फॉरेस्ट है, माउंटेनियस एरिया, वहाँ पे जहाँ पे बहुत अच्छी खासी बारिश आती है वहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल बनती है। फॉरेस्ट सॉइल का टेक्सचर कैसा होता है, ये अलग अलग माउंटेन पे डिपेंड करता है, ठीक है। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेज्ड इन अपर शोर्स, यानी कि जो पहाड़ी इलाका ऊंचा होता है, ऊंचाई पे जहाँ पे अपर स्लोप्स हैं, ऊपरी इलाके में तो ये कैसी होती है, खुरदुरी होती है बिल्कुल, और बड़े बड़े कंकड़ होते हैं इसके अंदर। जैसे जैसे हम रिवर के पास आते हैं, वैली साइड में आते हैं, नीचे उतर के आते हैं जब पहाड़ से, तो वहाँ पे ये काफ़ी फाइन टेक्सचर की हो जाती है, सिल्टी और लोमी हो जाती है, ठीक है। तो विद दिस हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब लास्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। तो द डेनिडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। ये डेफिनेशन लर्न कर लो, यही एग्जाम में लिखनी है। यानी कि जब जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है, जब वो गायब हो जाती है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। टॉप मोस्ट लेयर में ह्यूमस रिच होती है, जिसकी वजह से हम उस पर खेती वगैरह करते हैं। सबसे बढ़िया लेयर सॉइल की अगर चली गई, पता है कितने समय लगता है सॉइल बनने में, आपको बहुत समय लग जाता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से सॉइल बनती है। जब वो चली जाती है, वो इरोड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। अब रीजंस क्या क्या होते हैं सॉइल इरोजन होने के, बहुत सारे रीज़न है गाइस, जैसे डिफॉरेस्टेशन करना, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। अब आज हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के सॉइल इरोजन्स जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक टाइप का सॉइल इरोजन नहीं होता, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सो लेट अस स्टडी, ठीक है। सबसे पहला हम कौन से टाइप का इरोजन पढ़ेंगे, इसको गली इरोजन कहते हैं। गली इरोजन क्यों कहते हैं, देखो आप मानो कि यहाँ पे सॉइल है, कभी कभी क्या होता है, रनिंग वाटर इस सॉइल पे से जा रहा है, पानी बहता हुआ इस सॉइल पे आया और पानी एक जगह पे इस सॉइल पे रुक गया और उसके नीचे तक चला गया, तो उससे क्या होता है, गड्ढे टाइप बन जाते हैं। यानी कि एक मिट्टी है, मिट्टी पे पानी बह के आया और उस पानी के प्रेशर से वहाँ पे गड्ढा बन गया, उस गड्ढे में भी पानी चला गया एंड वहाँ पे फिर वो जो सॉइल है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, बैड लैंड बन जाता है, बेकार सॉइल हो जाती है वो, और उसको हम कहते हैं गली इरोजन, ठीक है। कि भाई वहाँ पे गड्ढे गड्ढे से बन जाते हैं और हर जगह में पानी बसा हुआ है और वो सॉइल जो है बिल्कुल गीली सी हो गई है, उसको हम क्या कहते हैं, गली इरोजन। और ऐसे लैंड को बोला जाता है रेवाइंस। अब आप इसे इंग्लिश में पढ़ो, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स एज अ गलीज, यानी कि बहता हुआ पानी आया और उसने सॉइल के बीच में ऐसा गड्ढा बना दिया, और ये क्ले सॉइल है तो मतलब कि ये पानी को रोक के रखेगी, धीरे धीरे वो लैंड खराब हो जाएगा, बैड हो जाएगा। होता कहाँ है ये, चंबल बेसिन में, चंबल जो एरिया है वहाँ पे बेसिन में उसके जो है ये होता है, और वहाँ पे इन लैंड को रेवाइंस कहा जाता है, फोटो में आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है शीट इरोजन। शीट इरोजन मतलब क्या होता है कि पानी के बहाव के साथ या हवा के बहाव के साथ अगर टॉप लेयर उड़ के चली गई तो उसको हम कहते हैं शीट इरोजन, ठीक है। विंड इरोजन यानी कि जैसे जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है उससे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल अगर उड़ के चली गई तो उसे विंड इरोजन कहते हैं। उसको हम रोक सकते हैं वहाँ पे पेड़ लगा के, कि पेड़ के जो रूट्स है फिर वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सॉइल इरोजन डिफेक्टिव फार्मिंग टेक्निक्स की वजह से भी होता है। अगर आप गलत तरीके से फार्मिंग कर रहे हो और इरिगेशन सही से नहीं करो तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। हाउ टू चेक सॉइल इरोजन, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये, तो ये 6 पॉइंट है किस तरीके से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। चेक मतलब होता है स्टॉप करना, आप बड़े हो चुके हो आप इस चीज़ को समझ लो। तो सबसे पहला सॉइल इरोजन कम करने का तरीका है प्लॉइंग अराउंड द काउंटर लाइन्स कैन डिक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, ठीक है। यानी कि ये देखो, ये यहाँ पे उग रखी है क्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पे आप पानी डाल रहे हो तो साथ में ऐसा होता है कि इस पानी के साथ में ये बह के जा सकती है सारी की सारी मिट्टी, टॉप सॉइल। तो आप क्या कहते हो कि काउंटर लाइन, ये ऐसे आपने देखा होगा ना, किसी भी खेत पे देखोगे बीच में ऐसी जगह होती है, फिर खेती हो रखी होती है, फिर बीच में जगह होती है, फिर खेती हो रखी है। तो काउंटर लाइन्स के हिसाब से ऐसी जगह पे आप खेती करो, ऐसे काउंटर्स बना के खेती करो। आप इस फोटो में देखो कि जब पानी डाले इसके ऊपर तो वो बह ना जाए सारा का सारा पानी मिट्टी को लेके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेस। आप टेरेस फार्मिंग करो, जैसे पहाड़ी इलाके में ऐसी सीढ़ियाँ सी बना दी जाती है सो दैट पानी रुके, वहाँ पे भी अब्जॉर्ब हो। ऐसा ना हो कि अगर आप पहाड़ी इलाके में सीधा अगर ऐसे लगा दोगे पौधे, वो जो है अपनी क्रॉप्स लगा दोगे तो पानी सब चीज़ को लेके ऐसे नीचे गिर जाएगा। वहीं पे ऐसे सीढ़ी टाइप बना दोगे तो रुकता हुआ आता है, ठीक है। टेरेस कल्टिवेशन
जो है इरोजन होने से रोक देता है। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ में हम लोग टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं। अगर आप कभी गए हो इस तरफ तो आपने टेरेस फार्म्स देखे भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। पूरी की पूरी फील्ड को स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर दो एंड देन आप लोग उसके बीच में जो है क्रॉप्स उगाओ। अब देखो क्या होता है, ये आप एक खेत मानो, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्रॉप लगी होती है, बीच में एक जगह खाली छोटी होती है, वही जो मैं आपको कह रही हूँ, फिर क्रॉप लगी होती है, फिर एक जगह खाली छोटी होती है। तो क्या होता है, जब तेज हवा चलती है तो ये खाली वाली जगह में से भी और क्रॉप के आसपास में से भी मिट्टी उड़ के जाने लगती है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे घास उगा दें। घास की जो रूट्स वगैरह है वो मिट्टी को पकड़ के रखेगी और उससे क्या होगा, इरोजन जो है वो नहीं होगा। तो अगर हम स्ट्रिप्स में फार्मिंग करें कि एक लाइन खेती की अपने जो है क्रॉप की, फिर घास, फिर एक लाइन खेती की, फिर घास, उससे क्या होगा, एक प्रॉपर एक पैटर्न बन जाएगा और वो पैटर्न जो घास के पैटर्न्स है, लाइनें हैं, वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, ठीक है। प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट, यानी कि आप ट्रीज लगा दो, जो जहाँ पे चाय पत्ती वगैरह उगती है वहाँ पे होता है कि जो चाय पत्ती की जो टीलीज होती हैं उनके पीछे जो है बहुत सारे पेड़ उगा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो छोटी छोटी होती है, हवा से ख़राब हो जाएंगी। तो अगर आप पेड़ लगा दोगे, कोई ऐसा एरिया है राजस्थान साइड वगैरह में जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है, विंड चल रही है और उससे सॉइल इरोड हो सकती है, सॉइल उड़ के जा सकती है, तो पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने से क्या होगा, पेड़ की जड़ें उस सॉइल को पकड़ के रखेंगी, रोक के रखेंगी। रोज ऑफ ट्रीज जैसे कि शेल्टर बेल्ट्स अगर हम लगाएंगे तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन जो है स्टेबलाइज हो जाएगा। स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में, राजस्थान एंड गुजरात साइड में हमें ये करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। काउंटर प्लॉइंग हो गया, टेरेस फार्मिंग हो गया, शेल्टर बेल्ट हो गया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या पढ़ा, ये स्ट्रिप फार्मिंग भी, ठीक है। तो ये 4 तरीके से हम सॉइल इरोजन बचा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका ये चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा रिसोर्स है क्या, इंडिया में हमें इन्हें बचाने की ज़रूरत क्या है, कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमने लैंड के बारे में पढ़ा, लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे उसे सही करें। सॉइल अलग अलग टाइप इंडिया में कौन सी है, उस पर क्या क्या उगाया जाता है, सॉइल खराब हो रही है और उसको कैसे बचाया जाए, ये सब हमने पढ़ा। और यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के पूरे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी की वीडियोस मेरे चैनल पे गिवन है, आप जाके देख सकते हो। और अगर हैंड रिटन और टाइप नोट्स देखने तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से आप देख सकते हो, कॉमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक गिवन है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।